कश्मीर इतना एक टर्मोइल से गुजरा हुआ इलाका है। आपके बचपन की यादें दर्दनाक हैं या खुशहाल? नाटक देखा और आपको लगा ये करना है? करत की विद्या है, करो और बताओ। आपको कह के मत बताओ। झोला उठाकर मुंबई कैसे पहुंच गए? मतलब हमने 2 साल शूटिंग किया और मुझे 30,000 रुपये मिला है। जब हम छोटे टाउन से आते हैं तो एक अदृश्य वरमाला जेब में रहती है। कोई भी लड़की ने अच्छे से बात की, टन 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 टन। मानव कौल क्या सपने देखते थे? आपका और आपके काम से आपका जो संबंध है, अगर वो कमाल है तो मुझे लगता है दुनिया बड़ी खूबसूरत। गुलजार साहब ने लिखा है, ऐसा जीऊं कि लिखते लिखते स्याही खत्म हो जाए। आज जिंदगी विद ऋचा में जो मेरे मेहमान हैं वो एक बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति हैं। वैसे तो एक्टर हैं, लेकिन एक्टिंग उनकी जिंदगी का एक बहुत छोटा सा पहलू है और बहुत कुछ करते हैं वो। जड़े कश्मीर में, पले बड़े होशंगाबाद में, लेकिन किसी भी एक जगह से अपनी पहचान को बांधना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। मुस्कुराता चेहरा, बोलती हुई आंखें, लेकिन बातें बहुत संजीदा करते हैं। चलिए और सस्पेंस नहीं बनाते, स्वागत करते हैं बहुत ही टैलेंटेड एक्टर और लेखक मानव कौल का। मानव, बहुत बहुत स्वागत है जिंदगी विद ऋचा। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत मज़ा आ गया यहाँ के। आया ना? और इससे पहले इन्होंने बहुत भरपेट खाना खाया है। आप ही तो घर कोशिश में करूंगी कि नींद ना आए इन्हें। नहीं, वो आपने पहले ही बोला था भरपेट खा लीजिए, इससे नींद नहीं आएगी। नहीं आएगी। अच्छा, मैं ना एक बड़े अटपटे सवाल से इस बातचीत को शुरू करूंगी, शायद आपको हंसी आए। विकिपीडिया के हिसाब से आप उम्र में मुझसे सिर्फ 1 साल छोटे हैं, लेकिन आप कम से कम नहीं तो 10 साल छोटे मुझसे लगते हैं। तो ये जो यूथफुल ग्लो है, ज़्यादातर महिलाओं से सब पूछा जाता है, ये जो इतनी चमकदार, इतनी अच्छी स्किन है, तो इसका राज क्या है? आई थिंक ये सारा श्रेय जो है मेरे पिताजी को जाता है। हम कश्मीर से हैं, बारामूला ख्वाजाबाग में पैदाइश हुई है, तो शायद वो होता है ना, कुछ कहते हैं कुछ असर है कश्मीर का, तो वो बचाए रखा है जैसे कैसे। बाकी तो सब ठीक ही है। और सारा जीवन भी ऐसा है ना, ऊपर नीचे का फिल्मी जीवन, इसमें कभी ऊपर कभी नीचे की, तो वो तो खराब कर देता है बालों को, बड़ा स्किन मजा को, आता है बॉडी को। देखो मेरे ख्याल से बोरिंग जो लाइफ है ना, जो जिसको एक्चुअली सब लोग जो मानते हैं कि एक सिक्योर लाइफ है, भविष्य सिक्योर होना चाहिए, पता है वो सिक्योर लाइफ बहुत जल्दी बूढ़ा बना देती है। लगातार आप काम करते रहेंगे ना, आपके शरीर को भी कुछ नहीं होगा, त्वचा भी खिली रहेगी और मज़ा आता रहेगा। और आज मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आजकल का ज़माने में लोग अपने कॉम्पिटिटर्स को या किसी को भी, अपने ऐसा काम करने वाले को क्रेडिट नहीं देना चाहते, लेकिन मैं बात कहूँगी नीलेश मिश्रा मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं। और मानव के ऊपर जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मैंने पूरा बैठ के नीलेश का इंटरव्यू देखा। तो आपने नहीं देखा हो तो वो भी देखिए, मानव का बहुत ही खूबसूरत बातचीत है और वहाँ से मैंने छोटे छोटे सवाल अपने लिए निकाले। तो कश्मीर से शुरुआत करते हैं। कश्मीर इतना एक टर्मोइल से गुजरा हुआ इलाका है, ऐसा एक क्षेत्र है, तो आपके बचपन की यादें दर्दनाक हैं या खुशहाल हैं? बहुत खूबसूरत है। मतलब मुझे लगता है कि जैसे मुझे कभी, मैं पहले भी बोल चुका हूँ ये बात, कि मुझे कभी जब भी कश्मीर की बातें होती है न्यूज़ चैनल्स में या पेपर में, या बड़े पॉलिटिशियन जैसे जब कश्मीर की बात करते हैं, या जो भी हम लोग कश्मीर को लेकर जो आग बबूला हो जाते हैं, अगर बात आती है, वो मुझे लगता ही नहीं है मेरे कश्मीर की बात हो रही है। क्योंकि मेरे लिए तो वो नीला आसमान है, सफ़ेद बादल है, सुंदर बर्फ़ है और एक खुशबू है कश्मीर की, जो मैं घुसता हूँ और आ जाती हूँ। तो आपने वो तनाव नहीं देखा? तनाव था, लेकिन मैं बहुत छोटा था। तो बचपन में क्या होता ना, कि जब मैं होशंगाबाद हम लोग मूव किए, तो मेरे लिए तो पार्टी थी कि अरे हम अब यहाँ रहेंगे, ये गांव है, यहाँ गाय भी दिखती है, अभी भी दिखता है, यहाँ गोबर है, यहाँ नए दोस्त हैं, खेलेंगे। तो मुझे लगता है मैं और मेरा भाई बड़े खुश थे। अच्छा। हमको बहुत लेट रियलाइज हुआ कि अच्छा अब कश्मीर शायद वापस जाएंगे ही नहीं। और ये किस उम्र में आपका ये माइग्रेशन हुआ वहाँ से? मैं शायद क्लास 3rd में था। अच्छा। 4th में, ऐसा कुछ। 8-10 साल। तो वो वाली उम्र तो ऐसी होती है ना, एडवेंचर किसी भी तरीके का अट्रैक्ट करता है। शायद मेरे फादर को बहुत चीज़ों से गुजरना पड़ा, जो कि मुझे बाद में, जब मैं रूह मैंने किताब लिखी, तो जब मैं रूह किताब लिखते समय अपने रूट्स पे गया, उस घर में गया बारामूला ख्वाजाबाग में जहाँ मैं पैदा हुआ था, तब मुझे समझ में आया कि हाँ, मेरे फादर के ऊपर बहुत बीती है, लेकिन बीती सब पे। देखो, कोई भी एक क्षेत्र जब किसी एक प्रॉब्लम से गुजरता है, तो ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी आप बीती बहुत अच्छी होती है। तो चाहे वो जो वहाँ रह गए हैं वो लोग, चाहे वो निकल गए हैं वो लोग, सब ने सफ़र किया है। तो मुझे लगता है कि वो एक ह्यूमन स्टोरी है, उसमें किसी भी तरीके का रिलीजन का कोई लेना देना नहीं। तो जो कश्मीरी पंडितों का मास माइग्रेशन हुआ था, पलायन जो हुआ था, आप उससे पहले कश्मीर छोड़ चुके थे? नहीं, मतलब मैं और मेरी माँ निकल आए थे, मेरे फादर वहीं रह गए थे, क्योंकि उनका जॉब पे वो अर्ली रिटायरमेंट में मिला ही था। फिर वो फंस गए, फिर बड़ी मुश्किल से वो निकल पाए बाहर। लेकिन फिर जब आ गए तो फिर
एक दो बार कोशिश की वापस जाने की, फिर हम सबको लगता है ना कि अभी सब ठीक हो जाएगा, हम चले जाएंगे, लेकिन वो हुआ नहीं ठीक और हम वहीं रह गए। तो ये अच्छी स्किन के अलावा कश्मीर का क्या है आज के मानव कॉल में, क्या बचा है अभी भी? और ये मैं हर जगह का पूछूंगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह आप अपने साथ कैरी करके चलते हैं। मेरे साथ झांसी चलता है आज भी। हाँ। तो कश्मीर कितना है आपके अंदर? मुझे लगता है कि कश्मीर शायद एक बड़ा अजीब है। सॉरी। पानी। मैं किसी को छोड़ नहीं पाता हूँ, मैं ये कहना चाहता था। वाह। शायद कश्मीर ने ये दिया है, मैं छोड़ नहीं पाता किसी को। क्या बात है। लेकिन बड़ा अजीब सा नहीं है, आप कह रहे हैं आप किसी को छोड़ नहीं पाते, मतलब किसी जगह को भी, कश्मीर से आपका जो अटैचमेंट है वो भी अभी दिख गया, लेकिन फिर आप कहते हैं मैं किसी जगह से सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है। मतलब मैंने कश्मीर छोड़ा तो मैंने छोड़ा नहीं कभी कश्मीर, क्योंकि मैं छोटा था, वो मेरे साथ रहा। फिर मैं होशंगाबाद को कभी नहीं छोड़ पाया, वो साथ रहा। मैं लोगों को नहीं छोड़ पाता हूँ, छूट जाते हैं लेकिन मैं नहीं छोड़ पाता हूँ। तो शायद मेरा कायर होना और मेरा लेखक होना, मैं कहता हूँ कि जिम्मेदार है। ये मेरे लिए बहुत बड़े सरप्राइज की तौर पे आया। मतलब मैं आपकी रिलेशनशिप्स के बारे में बाद में बात करना चाहती थी और मैं सोचती थी कि शायद आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत इजीली लेट गो कर देते हैं, बिकॉज जब आप ये कहते हैं कि हाँ बहुत बार प्यार हुआ, आप देखिए, लेकिन ये सवाल बहुत बाद में आने वाला था। और वो व्यक्ति, मतलब एज एन इंटरव्यूअर भी हम लोग को कई बार शौक लग जाते हैं, वो व्यक्ति कह रहा है मैं छोड़ नहीं पाता। मैं नहीं छोड़ पाता किसी को। ओह माय गॉड। वो अच्छी बात है, लेकिन हाँ अच्छी है, बट मैंने आपसे उम्मीद नहीं की थी इस जवाब की। मैं दिखता नहीं हूँ वैसा ना। हाँ हाँ। क्योंकि जितने इंटरव्यूज में आपके देख रही थी वाइल रिसर्चिंग, तो ऐसे ही लग रहा था कि ये व्यक्ति तो मस्तराम, मस्ती में आग लगे बस्ती में, तो चलते रहो। जो जगह तो मुझसे नहीं छूटती, मैं जगह को लेके, जैसे मैं आज भी पूरा का पूरा खोजाबाग पेंट कर सकता हूँ, वैसा का वैसा, एक एक दीवार मैं होशंगाबाद पेंट कर सकता हूँ। तो या मतलब आप जाते रहते हैं कश्मीर? मैं जाता नहीं हूँ। अच्छा। मैं शायद होशंगाबाद छोड़ने, जब कश्मीर हमने छोड़ा था, मैं 27 साल बाद गया था कश्मीर, जब मैंने रूह लिखने के बारे में सोचा था। होशंगाबाद ही छूट, क्योंकि पता नहीं होता है, लेकिन वो आप कैरी करके चलते हैं हर चीज़। चलिए होशंगाबाद आते हैं, मध्य प्रदेश। बहुत फ़र्क रहा होगा उस समय, एक तो इतनी सर्द जगह से फिर आप होशंगाबाद, यहाँ की सेंट्रल इंडिया की गर्मी और वो सब झेल रहे हैं, तो वो शुरू की यादें कैसी थी जब वो एकदम वो ट्रांजिशन हुआ? अद्भुत ही, हमको बहुत, मेरे को बहुत लेट रियलाइज़ हुआ कि वो, मैंने एक्चुअली रूह में भी एक जगह एक पार्ट में लिखा है कि मैं और मेरा भाई ना अलग दिखते थे, क्योंकि कश्मीरी थे हम लोग। तो मुझे याद है मैं कई महीनों ऐसा, मतलब महीने महीने कोशिश करता नहाऊं ना, और पूरे कपड़े पहनूं, फुल पैंट पहनूं, क्योंकि जितना ढका रहे और जितना गंदा दिख सके, मतलब इसका मतलब गोरा रंग नहीं दिखाना, गोरा नहीं दिखना है, धूल रहे थोड़ी सी कम। और जिस दिन मैं नहा लिया, तैयार हो गया, मैं निकलता नहीं था घर से, क्योंकि मुझे लाल टमाटर चढ़ाते थे, कश्मीर की कली चढ़ाते थे लोग। तो अब वो बचपन कैसा होता है आपको पता है ना, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, आपको दोस्त चाहिए। आजकल इसको बुलिंग कह देते हैं, तब तो हमें पता भी नहीं था। बोले हमारे थप्पड़ कोई भी मार देता था, क्या की बुलिंग। तो और क्या है, बुलिंग तब होती है जब आप सिर्फ पिट रहे, हमारे यहाँ सब पिट रहे थे। तो बहुत अद्भुत डेमोक्रेसी थी उसमें कि आज मेरी बारी बेटा, कल तेरी बारी होगी, ऐसा। तो उस समय क्या हुआ कि तो वो एक्सेप्टेंस जो होता है ना, वो बड़ी अद्भुत चीज़ होती है। आप सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत ऊपर रहती है, तो आप कैसे भी चाहते हो आपके दोस्त बने, लोग आपको देखें कि आप होशंगाबाद से हो, आप यहीं से हो, आप इन्हीं के हो, और बिलोंगिंग वाली बात है। तो मुझे लेटर जब आप रिट्रोस्पेक्ट में देखते हैं, तब आपको समझ में आता है कि आपने कितना ज़्यादा खुद को, मेरे भाई ने कितना बदला, मैंने कितना बदला। बट मुझे लगता है होशंगाबाद आना बहुत बड़ी ब्लेसिंग था, क्योंकि वो इतना अद्भुत गांव है। ऐसा लगता है ना कहानियों के बीच में आपको धक्का दे दिया है। एकदम गांव भी नहीं है, थोड़ा कस्बा। मैं गई हूं एक बार, तभी वो बड़ा सुंदर है ना, वो गांव है ना वो शहर है, वो एक बीच में है, नदी है और नर्मदा बहुत, कुछ ही दूर चलो होशंगाबाद खत्म हो जाता है। और उसमें क्या है कि कहानियाँ हैं हर आदमी, क्योंकि हर आदमी को जानता है। मतलब मैं अभी भी सोचता हूँ तो मैं कितनी किताबें लिख सकता हूँ किसी भी एक कैरेक्टर पर। वो इतने एक्साइटिंग लोग हैं, इतने एक्साइटिंग कैरेक्टर हैं। और जिस भी छोटे कस्बे में या गांव में
नदी होती है ना, तो जैसे मेरे हर लिखे में नदी ज़रूर आती है। अच्छा, क्योंकि वो एक नदी, ऐसा लगता है बिना नदी के कोई भी कहानी अजीब लगती है, लगता है प्यासी कहानी है, नदी तो होनी चाहिए। हाँ, क्या बात है। तो होशंगाबाद की कोई ख़ास यादें? पूरा बचपन अद्भुत रहा है। पढ़ाई में कैसे थे? बहुत फिसलती। तो वो कोई याद पढ़ाई की, स्कूल की? बैक बेंचर, और मुझे लगता है बैक बेंचर जो है होना, देखो ऐसा लगता है जैसे आप फर्स्ट आ गए ना क्लास में, तो आप ना जीवन भर की कैद में फंस गए, परफॉर्मेंस की प्रेशर, क्योंकि अब आप फर्स्ट हो गए। अब अगले साल सेकंड आएगा तो कोई याद नहीं रखेगा पिछले साल फर्स्ट आए थे आप, तो आप पूरा जीवन फर्स्ट आते रहो, और ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लाइफ है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए नहीं पढ़ते थे? मैं तो पहले कि गिव अप कर दो, सब लोग मेरे माँ बाप मुझ पर गिव अप कर चुके थे, इसका तो कुछ नहीं हो रहा। वहाँ से सब चीज़ सरप्राइजिंग है कि अगर मैं पास हो गया, अरे वाह, तो खुश, चलो भैया ये पास तो हुआ। तो मेरी माँ हमेशा ऐसी कहती थी, तू बस पास हो जा। मतलब मैं एकदम पास और फेल की रेखा से लटकते हुए जैसे कैसे पास हो। ये हमारे घर में हमारे भाई का होता था, और मेरे लिए मिठाई नहीं बटती थी मेरे अच्छे मार्क्स पे, वो पास हो जाता था तो मिठाई। हाँ, तो मैं ऐसा, मेरा भाई बहुत अच्छा था पढ़ने में, तो उसका रिजल्ट देखने की उनको चिंता नहीं होती थी, उसका देख ले यार, उसका देख ले क्या हुआ उसका, ठीक है कि नहीं। तो मैं जैसे कैसे पास होता था, लेकिन चूंकि मुझे स्कूल लगता ही था खेलने की जगह है, नए दोस्तों की जगह है, पेड़ों पे बैठने की जगह है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता था। और पता नहीं, मुझे तो याद भी नहीं कभी मैंने ऐसा बैठ के पढ़ाई की हो। और मैं पढ़ाई भी तब करता था क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रचलन तब चला था उस समय कि रात में पढ़ेंगे और 12 बजे जो है चाय बनेगी रात। अच्छा, क्योंकि रात भर पढ़ने, ये तो थोड़ा 10th 12th तक आते था। हाँ, तो उनका 12 बजे चाय बनेगी, तो मैं चाय का बड़ा मुरीद था, मिलती थी नहीं ज़्यादा, तो 12 बजे की चाय का वेट करता था, चाय पीती सो जाता था। बस तब तक पढ़ लो। तब तक जैसे कैसे पढ़ रहा था एक बच्चे के। लेकिन जैसे कोई सपने होते हैं, मानव कौल क्या सपने देखते थे? पता नहीं उस वक्त करना क्या है जीवन में? उस वक्त तो देखिए, एक समय ऐसा था कि मैं नदी में तैरता था, गोली बिस्कुट की दुकान खोल रखी थी घर पे। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो सामने एक मोहन, मेरी आदत थी, मैं पैसे मुंह में रख के चलता था, सिक्के। हाँ। तो वो आदत पता नहीं कैसी आदत थी कि मुंह में रखता था मैं, और खेलता रहता था, फिर मुंह में पड़े रहते थे। तो मैं एक बार, वो हमारे सामने, बहुत बुरी आदत थी, तो सामने मोहन टप की एक दुकान थी जहाँ पे मैं ऐसे गोली बिस्कुट खरीदता था। तो मैं वहाँ गया, तो मैंने मुंह से 25 पैसे निकाले और कहा, लो ये दे दो 25 पैसे के। उसने कहा ये गीले, मैंने ये था, मैंने फिर सुखा के दिए। उसने तब से बैन कर दिया मुझे कि मैं तेरे को नहीं दूंगा गोली बिस्कुट कभी। और इतना बड़ा धोखा, मतलब सबसे अच्छा टप मेरे को गोली बिस्कुट नहीं देगा। तो मैंने रिवेंज में उसके टप के सामने अपनी खिड़की में गड्ढा किया और गोली बिस्कुट थोक से ला के बेचने लगा। मैंने कहा ये तेरे से बदला लूँगा और तेरी दुकान बंद करवा दूंगा। तब मैं शायद 10th में था, एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत, स्टार्टअप। हाँ, 9th में था। उसकी दुकान तो बंद नहीं हुई, मैं 1 साल रगड़ के चलाई। तो मेरा भाई मुझसे लेता था, मेरे ऊपर जो पारेसर बाबू रहते थे वो कभी कभी ले लेते थे कि लाओ थोड़े से पोंगा पंडित दे दो। और मेरी दुकान 1 साल बाद बंद हो गई थी, लेकिन 1 साल चलाई मैंने। ये आप उसके लिए कह रहे हैं क्या? वो जो एक गोल गोल आते थे, वो ना गोल गोल तले, उसको हम हाँ, पोंगा पंडित बोलते थे। हम उसको पुंगी बोलते थे शायद। हम, हाँ, दतिया में मिलती थी। अलग बोलते। हाँ, हम उसको पुंगी बोलते थे, उंगली में फंसा के पैसे से। अच्छा, वही मैंने सोचा ये पोंगा पंडित जो आपने बोला, तो मुझे लगा तो उसकी बात हो रही है। वो खोला, फिर ब्रदर्स लाइब्रेरी खोली, क्योंकि मुझे फैंटम, चलता फिरता प्रेत, वो सब कॉमिक्स बहुत अच्छी लगती थी। फिर उसके बाद पतंग की दुकान खोली, कि मुझे पतंगबाजी का बहुत शौक था। तो अपने लिए, मतलब सारे शौक अपने लिए पूरे कर रहे थे, बिक तो कुछ नहीं रहा था, बहुत कम बिक रहा था। फिर मैंने ब्रेक डांस सीख लिया था उस समय। हाँ। तब मैंने डांस क्लब खोला था। ओह माय गॉड। तो मैंने बहुत डांस सिखाया लोगों को, 50-50 रुपये महीना में, और लोग आते थे। क्या बात है। तो फिर मैं इधर ऑर्केस्ट्रा में जाके डांस करता था, जगह जगह, इटारसी, होशंगाबाद, अच्छा, बुधनी, जहाँ भी ऑर्केस्ट्रा पहले बहुत होती थी ना, 5 स्टार ऑर्केस्ट्रा, तो ऑर्केस्ट्रा वाले मुझे बुला लेते थे, आओ इनका एक ब्रेक डांस होगा बीच में। तो फिर ये नाम बड़े सुने हुए लग रहे हैं मुझे, बुधनी, ये सब। तो मैं गांव-गांव जाके जो है ब्रेक डांसर था, तो वो सब किया। तब मुझे समझ में आया कि ये सारी जो वहापो है और ये जो है, वो एक छोटी जगह से निकलने की। फिर किस्मत से सायोस्थल में सिलेक्शन हुआ और मैं भोपाल आ गया स्विमिंग के लिए। तो 2 साल स्विमिंग की, इंडिया में पोजीशन लगी। तब मैंने एक नाटक देख लिया हबीब साहब का, मुद्रा राक्षस। मैंने कहा गुरु
इससे सुंदर कुछ नहीं है। ये मुझे आपकी जिंदगी का ना पहलू बड़ा अजीब लगा कि सिर्फ एक प्ले देखकर आप एक स्विमर थे, मतलब बन सकते नहीं आप थे, आप कंट्री को रिप्रेजेंट करते, इंटरनेशनल उस पे जाते, लेकिन एक नाटक देखा और आपको लगा ये करना है, तो पहले कोई बैकग्राउंड भी नहीं कि बचपन से आप स्टेज पे कुछ थिएटर कुछ कर रहे हो, तो ये सडनली पता नहीं वो क्या होता ना कि वन मोमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट। हाँ, मतलब सही समय पे सही चीज़ देख लिया आपने। और मतलब जब मैंने वो देखा, और वो राम एक एक्टर भी मुझे याद है, राम एक उनके यहाँ एक्टर थे। अच्छा। छत्तीसगढ़ी। वो चाणक्य करते थे, और जब उन्होंने चाणक्य करके अपनी ऐसे भुजा तान के खड़े हुए, मेरे को ऐसा लगा कि मतलब उससे बड़ा स्टार नहीं था कोई। मैंने कहा ये करना है मुझे, और इतने करीब थे ना, स्टेज लाइव का जो सुख है, तो मैंने कहा ये थिएटर करना है मुझे। तो किस्मत से फिर पता लगा कि कौन कौन थिएटर करता है भोपाल में, फिर जगह जगह। तो भारत भवन में काफ़ी, भारत भवन में है। फिर मैं आलोक चटर्जी के साथ मैंने शुरू किया काम करना। किस्मत से उन्होंने नाटक बना रहे थे एक, और मुझे अभी भी याद है कि मैं कश्मीरी होशंगाबादी था, तो हिंदी इतनी ख़राब थी कि जहालत तक ख़राब थी, क्योंकि कश्मीर में वो जो दूध और हिंदी, जैसे आप अपूर्वंश वाली हिंदी बोलते हो, तो मैं वो कर रहे थे ध्रुव स्वामिनी। तो मैं गया उनसे मिलने, और मैंने कहा कि आलोक जी, मुझे आपके साथ थिएटर करना है, मैंने सुना आप नया प्ले कर रहे हैं, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा मेरा नाम मानव कौल है। तो उन्होंने कहा बंसी तो कौल है, जो बंसी दादा थिएटर करते हैं, तुम कौल हो? मैंने कहा वो भी तो कौल है, मैं भी कौल हूँ। कहने तुम करोगे जयशंकर प्रसाद। तो तब से जो डांट पड़ना चालू हुई, पता लगा कि मेरी मात्राएं खराब हैं सारी, मेरे उच्चारण सारे खराब हैं, और मैं कर रहा हूँ जयशंकर प्रसाद। लेकिन इसका मतलब आपने बहुत मेहनत की इस पर। मेहनत, अब डांट खाई, मेहनत क्या होती, वो जब डांट दे तब सुधार दो, ऐसा है। और आलोक भाई ने, मतलब उनके चक्कर में मैंने लिटरेचर पढ़ना सीखा पहली बार। मुझे आज भी याद है कि उन्होंने कुछ तो एक सबसे पहली किताब मुझे दी थी, ये पढ़ो, और अब पढ़ के हम किताब पे बात करेंगे। तो मैं चेखव पढ़ना चाहता था, उनके मुँह से बड़े अच्छे लगते थे। मैं तो ये कहाँ रहते हैं चेखव, ऐसे नाम के लोग कहाँ रहते हैं? तो ब्रेख्त, चेखव, ये कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने सबसे पहले ओशो की किताब दी थी मुझे। क्या बात है। तो मैंने वो पहली पढ़ी, उनकी किस्से वाली किताब मुझे बड़ी अच्छी लगी। फिर उन्होंने दूसरी किताब दी, तो अब ये था कि वो डिस्कस करते थे, तो मैं पढ़ने लगा। तो पढ़ने की जो जब से आदत पड़ी है, तो लगा कि थैंक गॉड मैं पढ़ता हूँ। तो आप किस उम्र में स्विमिंग की वजह से भोपाल आए? मैं शायद 17 साल का हूँ, 17-18 साल का। लेकिन आपकी कहानी में मुझे एक और चीज़ बड़ी दिलचस्प लग रही है, चूँकि एक ही पीढ़ी के हैं, उस समय बच्चों पर कुछ करने का प्रेशर, और मिडिल क्लास फैमिलीज़ में तो बहुत ज़्यादा होता था कि बेटा जल्दी कुछ कर लो, डिसाइड कर लो क्या बनना है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पेरेंट्स हमेशा से थॉट्स में बहुत इस मामले में लिबरल रहे, या आज़ादी दी आपको कि जो करना है करो, ठीक है, नहीं भी उम्मीद होती थी तो भी मार पीट के कुछ तो कराया जाता था? नहीं, बहुत कोई उम्मीद नहीं थी। तो असल में लिबरल से ज़्यादा मुझे लगता है कि उनका था कि क्या करेगा, चाय की दुकान खोल लेगा, थोड़ा सा पान के टप पे बैठ जाएगा। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लिया उन्होंने आपके चक्कर में? तो कुछ उनको स्पार्क भी दिखा नहीं ऐसा। लेकिन मुझे याद है कि जब मैंने स्विमिंग की, और मैं घर में बताता नहीं था कि मैं नदी स्विमिंग प्रैक्टिस करने जाता हूँ, क्योंकि वहाँ सब लोग नदी में नहाने जाते हैं। हाँ। तो होशंगाबाद में घर में बहुत कम लोग नहाते थे, तो हम शाम को नदी जानेंगे, तो नदी में प्रैक्टिस करने लगा था। और मैं एक जगह फर्स्ट आ गया, और मेरे को अब भोपाल जाना था। तो मुझे याद है मेरे घर वाले ने साफ मना करते हैं, क्या तैरेगा क्या। तो वो स्विमर जितने थे वो घर पे कन्विंस करने आए, अरे भैया आपको पता नहीं है, कई महीनों से प्रैक्टिस कर रहा है, और यह है जाने दो उसको भोपाल। तो वहाँ से तो उनको कभी समझ में नहीं आया कि क्या एक पढ़ नहीं पाता, ऊपर से तैरेगा। लेकिन और तैरने से तो फिर भी कुछ शायद सरकारी नौकरी लगने वाली थी आपकी, लग सकती थी। वो छोड़ के फिर थिएटर में चला जाए तो और उनको झटका नहीं लगा होगा? झटका लगा, लेकिन क्या है कि थोड़ी मेरी माँ फक्कड़ किस्म की है, और मैंने उनको फ़ोन पे एक बार, याद है मैंने बोला था कि मैंने कहा मैं नहीं करना चाहता अब स्विमिंग, मैं थिएटर करूँगा। तो माँ ने बोला, मैं भोपाल में था, तो माँ ने बोला भूख क्या है? मैंने कहा इधर है, ऐसा सुना है मैंने, एक रूम लूँगा और कहीं जॉब करूँगा और थिएटर करूँगा। तो मैंने कहा सही है, लेकिन स्विमिंग छोड़ेगा? मैंने कहा हाँ सोच रहा हूँ। कहते नहीं छोड़ दे, दोनों हाथों से लड्डू नहीं लेना, लड्डू एक हाथ से लेना। ये भी कह सकती थी थिएटर में मत जाओ। हाँ, कहना जो करना है। उनको लगा था चलो कुछ और कर ही लेगा इधर उधर से। नहीं, बट दिस इज अमेजिंग। आपके पापा भी? मेरे पापा ज़्यादा वो मुँह नहीं लगाते थे, मतलब उनका था कि नहीं होगा ना तो आ जाना वापस, मेरी पेंशन पे पल लेंगे हम लोग। परिवार का एक, जैसे एक होता है ना, एक परिवार का पूरे एक इमोशन, एक कैरेक्टर होता है एक परिवार का,
आपके परिवार का क्या कैरेक्टर है? मेरे परिवार का जो मुझे लगता है जो सबसे बड़ा है, जो मेरी माँ से आया है, मैं कभी पैसा कंसीव नहीं कर पाता। मुझे पैसा समझ में नहीं आता है। मुझे ये भी नहीं पता इस समय मेरे अकाउंट में कितना पैसा है। आपको मेरी बहुत सिमिलैरिटी दिख रही है मुझे। जैसे मैं पैसा निकालता हूँ और हमेशा तब पता लगता है भाई बहुत पैसा है यार बस, और फिर मैं भूल जाता हूँ। तो मुझे पैसे की कोई कभी वैल्यू थी ही नहीं, ना दिमाग में आई ना कभी आई। मैंने जब बम्बई में जाके एक्टिंग भी 12 साल के लिए छोड़ी थी, तो मैं चौल में रह के थिएटर करता था, लेकिन मुझे काम में बहुत मज़ा आता था। लेकिन ये कभी समझ में नहीं आया कि अरे जैसे मुझे उस समय के दोस्त बोलते थे कि गुरु अभी सीरियल मिल रहे हैं, कर लो, यही उम्र है पैसा कमाने की। मतलब मुझे कभी समझ में नहीं आई वो बात। मुझे लगा जब जीने में मज़ा नहीं आ रहा है तो क्या कर लूँगा मैं पैसे का। तो वो मेरी माँ से आई है और मुझे वो बात का इतना ज़्यादा गुमान है कि थैंक गॉड। मैं पूछना रही थी, डू यू थिंक इट्स अ गुड ट्रेट और इट्स अ ग्रेट ट्रेट? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वैल्यू है मेरी लाइफ में कि व्हाट मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे काम करने। क्योंकि मुझे जब मैं पृथ्वी में थिएटर करता था, प्लेस करता था, मैं कहाँ जाके सोता हूँ किसको क्या पता है। लेकिन जब लोग प्ले देखने आते थे तो मुझे बड़ा मज़ा आता था उनके चेहरे देखने में, तो ये सुख है। लेकिन उनको मेरी पर्सनल लाइफ से क्या लेने देना कि मैं कहाँ सोता हूँ, किधर करता हूँ, कौन सी चौल में रहता हूँ। डजंट मैटर एंड ऑफ द डे। एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज व्हाट यू डू, व्हाट द वर्ल्ड सीज एज योर वर्क। एंड वी आर इन, मतलब हम लोग सब परफॉर्मिंग आर्ट में है ना। करत की विद्या है, करो और बताओ आपको, वरना कह के मत बताओ। तो मुझे वो करने में मज़ा आता है। लेकिन उस करने के बदले पैसे मिल जाएं तो क्या बुराई है? मतलब थिएटर में नहीं थे पैसे, थिएटर में तो नहीं है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, अब थिएटर में लोग आके फिर बोलते हैं कि हमको पैसा नहीं मिलता। अरे हमको तो शुरू से पता था पैसा नहीं है, तो कोई सरप्राइज़ है नहीं। लिटरेचर मैं लिखता हूँ, तो मैं पता नहीं क्यों वो काम क्यों करता हूँ जिसमें पैसा नहीं है। एनीवे, तो नहीं है पैसा थिएटर में, लेकिन उसको करने में जो सुख है, जो ऊर्जा है, जो मज़ा है, मुझे लगता है जो थिएटर के लोग जो मुक्त हंसते हैं, वैसे मुक्त हंसी मैंने और कहीं नहीं देखी। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे को वैल्यू जो इंडिया में थिएटर की समझ में आई, वो अमेरिका जाके समझ में आई। क्योंकि मेरे को लिंकन सेंटर ने बुलाया था, और वर्ल्ड के कुछ 70 डायरेक्टर्स थे, उनको बुलाया था। तो इंडिया से मैं गया था, तो वहाँ मैंने सबके काम देखे, हम लोगों ने मिल के काम भी किया। और एंड में होता था कि आप एक प्ले तो प्रेजेंट किया ही हमने, उसके बाद एक लेक्चर था कि मतलब आपको क्या लगा अमेरिका के थिएटर देख के। और हमने बहुत प्लेस भी देखे। मैंने अमेरिका में बहुत प्लेस देखे, ब्रॉडवे, ऑफ ब्रॉडवे, जितने भी देखे। और मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आने लगा इंडियन थिएटर से, क्योंकि क्या है कि वहाँ ना फाइनेंशियली आपका प्ले वर्क करना चाहिए, चाहे कुछ होता है। ब्रॉडवे तो ह्यूज है, ब्रॉडवे ऑलमोस्ट फिल्म है, तो हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बोझ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो वर्क करना चाहिए, वो कैसे भी करके, ऑलमोस्ट लाइक हम लोग जैसे फिल्में बनाते हैं। इंडिया में थिएटर को कोई नहीं पूछता, एक्सपेरिमेंटल थिएटर चलता है, आप कुछ लोग देखने जाते हैं, कुछ लोग, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे आप जो चाहो वो कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट के लेवल पे आप जो कहना चाहो कह सकते हैं। तो ये जो सुख है कि थिएटर यहाँ कैसा भी किया जा सकता है, वो कितना बड़ा सुख है और कितनी बड़ी फ्रीडम। तो मैं कहता हूँ अगर इस फ्रीडम को नहीं भोगा तो थिएटर करने का मुझे लगता नहीं होगा मतलब है। लेकिन आपके बारे में एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने महसूस की कि भाई आप फिल्मों में भी आ गए, आप काम की कमी नहीं है आपके पास, लेकिन थिएटर से आपका जुड़ाव जो है वो आपने रखा। बहुत सारे हमारे फिल्म स्टार्स ऐसे हैं जिनकी शुरुआत चाहे NSD से ट्रेंड हो या अदरवाइज थिएटर से हुई, लेकिन जहाँ से उठे हैं उसको कहीं ना कहीं उस एस्पेक्ट को छोड़ दिया लाइफ में। जबकि मुझे लगता है अब वो इस पोजीशन में है कि वो थिएटर को बढ़ा सकते हैं, थोड़ा और उठा सकते हैं। आपको लगता है कि थिएटर जिनको बनाता है उन्हें थिएटर को छोड़ना नहीं चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है जिसको थिएटर करने का मन है उसे थिएटर करना चाहिए, एक तो ये। और थिएटर को उठाना गिराना, जैसे कई बार लोग बोलते हैं ना कि थिएटर मर रहा है, मर जाने दो, कुछ और आएगा उसके बदले। मतलब हम ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को क्यों जिंदा रखना चाहते हैं, पहला तो ये। और जब तक मुझे थिएटर करने में मज़ा आता है तब तक लोगों को थिएटर देखने में मज़ा आएगा। तो आप तब तक वो काम करो जब तक आपको जेन्युइनली मज़ा आ रहा है। किसी पे एहसान मत करो, क्योंकि थिएटर को किसी के एहसान की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है थिएटर करना बड़ा खूबसूरत चीज़ है। और मैंने कभी भी थिएटर इसलिए नहीं किया था कि एक दिन मैं फिल्म करूँगा इसलिए थिएटर कर रहा हूँ। मैं थिएटर करता था कि मुझे आज भी मैं रिहर्सल रूम में एंटर करता हूँ, मुझे लगता है मैं घर आ गया। तो मैं वो घर क्यों छोड़ूंगा? मुझे तो एक्चुअली प्ले करने में भी उतना मज़ा नहीं आता जितना रिहर्सल करने में मज़ा आता है। अच्छा। तो मैं रिहर्सल रूम में जाता हूँ और मुझे लगता है यहाँ का मैं राजा हूँ। ओह, उससे सुंदर कोई स्पेस नहीं है इस दुनिया में।
रिहर्सल रूम से सुंदर मुझे लगता कोई जगह। जितना स्ट्रांगली आप थिएटर के लिए फील करते हैं और आप मध्य प्रदेश से आए हैं, क्या कभी आपको फोक आर्ट्स के लिए, फोक में भी कितना थिएटर, कितना बढ़िया गांव में हमारे यहाँ नाटक लोग जो खेलते हैं और गांव के लोग होते हैं, कभी उनके प्रति भी आपको वो जुड़ाव या एक्सपीरियंस महसूस हुआ है कभी आपका? मतलब मैंने थिएटर की शुरुआत ही हबीब साहब के साथ, मतलब साथ नहीं किया, मतलब उनका थिएटर देख के मेरी को थिएटर करने की इच्छा हुई, और उससे बढ़िया फोक थिएटर तो मैंने नहीं देखा। और रतन ध्यान जिस तरह के थिएटर करते हैं उनसे अच्छा थिएटर हमने देखा नहीं। तो रूटेड तो हैं, लेकिन मेरा रूट है नहीं वैसा। तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि नहीं वो फोक आर्ट मैं भी करना चाहता हूँ, मैं हूँ नहीं वो रूटेड। मेरा थिएटर का सारा जो है मैंने दुबे जी से सीखा है जो मॉडर्न थिएटर करते हैं। मैंने सुनील शानबाग से जितना सीखा है, ये इन लोगों से सीखा है। स्ट्रीट थिएटर किया कभी? स्ट्रीट थिएटर कभी नहीं किया मैं, कभी करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। नहीं, क्यों? ये मेरा अपना मानना है। मैं बिल्कुल स्ट्रीट में मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि भीड़ के बीच में मतलब चार लोग इकट्ठा होकर, मतलब मैं वो हूँ नहीं आदमी, तो मैं झूठ नहीं बोल सकता कि मैं स्ट्रीट थिएटर मैं नहीं करूँगा कभी। स्ट्रीट थिएटर मैं जैसे मुझे बादल सरकार बहुत अच्छे लगते हैं, वो बल्कि प्रोसिनियम थिएटर से स्ट्रीट थिएटर पे आए। उनको लगता है कि जनमानस में जाना चाहिए थिएटर में। मुझे ऐसा नहीं लगता। तो क्या होता है ना, अलग अलग किस्म के लोग हैं, वो वैसा सोचते हैं, मैं ऐसा सोचता हूँ, लेकिन हम सब थिएटर कर ही रहे हैं अपने अपने किस्म का। जैसे कई लोग बिल्कुल फोक करते हैं जो बहुत ही ब्रिलियंट करते हैं, कई लोग एकदम रूटेड थिएटर करते हैं, कई लोग रिलीजियस थिएटर करते हैं। मैं अलग किस्म का थिएटर करता हूँ, मेरे इम्प्रेशंस अलग हैं, मैं कहना अलग तरीके की बात चाहता हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि हम अलग अलग किस्म की कहानियाँ एक साथ कर रहे हैं, एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ थिएटर एंड एनी आर्ट फॉर्म। तो बैक टू द लाइफ जर्नी, कॉलेज किया आपने या नहीं किया? किया है। अच्छा, कहाँ से? लेकिन बहुत ही ऐसा नहीं कॉलेज किया टाइप जा कॉलेज किया है, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स हॉस्टल में था। अच्छा, हाँ, और स्विमर था। हाँ। तो स्पोर्ट्स कोटे में जो है कॉलेज में भर्ती करवा दिया था। अच्छा। तो एक नवीन कॉलेज था किसी बिल्डिंग में, जहाँ हमें बस कभी कभी जाना होता था। मतलब वो कोई भी कॉलेज, वो एक सी बिल्डिंग थी जिसमें हमको बोला था कि ये आपका कॉलेज। तो क्या बीए किया आपने? बीए किया है। हाँ। सरल वही था कि भाई सुबह आप 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर स्विमिंग कर रहे हो, शाम को 4 किलोमीटर स्विमिंग कर रहे हो, तो बीच में दोपहर में भी सो रहे हो और रात में भी सो रहे हो, तो आप सिर्फ सो ही रहे हो। पढ़ाई कब करोगे, कॉलेज कब जाओगे? और हमें कॉलेज जाता था तो वो कॉलेज की सीढ़ियाँ चढ़ती थक जाता था कि अरे रेस्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि स्पोर्ट्स लाइफ बहुत टफ थी। तो वो करने के बाद आपने सोचा, मतलब 3 साल ग्रेजुएशन भी कर ली, सब हो गया, उसके बाद आपने सडनली छोड़ दिया? मतलब मैंने ग्रेजुएशन साई कहेगा ये तो 2 साल जब था, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मैं स्पोर्ट्स में था। हाँ। सेकेंड ईयर में मैंने साई को बोला नमस्ते। मैं इंडिया में तब मेरी 3rd पोजीशन लगी थी हनीबिटर बटरफ्लाई में, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ और करना है, और फिर थिएटर प्ले देख लिया, वहाँ छोड़ दिया। और आप आज स्विमिंग चैंपियन हो सकते थे, आपने सोचा कभी? हाँ, मतलब मध्य प्रदेश में तो अभी मेरा रिकॉर्ड है शायद। हाँ, हनीबिटर बटरफ्लाई। लेकिन मुझे कुछ और करना था। तो फिर प्ले देखने के बाद तो लगा कि हाँ, ये थोड़ी सी रोलर कोस्टर लाइफ जीते हैं। उसके बाद तो लाइफ एकदम ऐसी हो गई थिएटर के बाद। तो हबीब तनवीर जी को ही क्यों नहीं ज्वाइन किया? पता नहीं, आपको छोटे शहर से आने वाले लोगों का एक वो होता है ना कि आप यू आर नॉट गुड इनफ, तो एक वो कॉम्प्लेक्स तो था ही बहुत समय तक कि लोग होशंगाबाद वापस भगा देंगे। तो इसलिए छोटे छोटे शुरू किया। पहले एक प्ले किया यदु दादा के साथ, नज़ीर कुरैशी साहब के साथ एक प्ले किया, फिर आलोक जी को ज्वाइन किया। तो वो थोड़ा करके आगे बढ़े। तो ये कितना टाइम रहा भोपाल में थिएटर आपका? आई थिंक 3-4 साल किया मैंने। 3-4 साल। तो फिर अचानक एक दिन झोला उठाकर मुंबई कैसे पहुंच गए? और क्यों पहुंचे? फिर क्या हुआ, मैं एनएसडी जाना चाहता था, लेकिन एनएसडी का फॉर्म ही नहीं भरने दिया। आलोक जी कहने के जैन रहने दो, मतलब उनका कुछ था कि ठीक है बात करते हैं, और वो ना साल बीतते जा रहे थे। हाँ। और मुझे लगा मुझे तो जाना है कैसे भी करके, या दिल्ली या मुंबई कहीं। तो उस समय दिल्ली में 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ था एनएसडी में, तो मैं बड़ा खुश हो गया कि भोपाल से एनएसडी जा रहे हैं, मैं नहीं जा पा रहा हूँ। तो अंत में मैंने सोचा यहाँ से तो मुश्किल है एनएसडी जाना, और मैं बम्बई चला जाता हूँ। तो उस समय बम्बई में पता भी नहीं था कि बम्बई है क्या, किधर है। तो मुझे तो अभी भी याद है कि मैं पंजाब मेल में बैठा था, तो दूसरी तरफ वाली पंजाब मेल में, दोनों पंजाब मेल उसी दिन एक साथ आई थी। एक हमारी झांसी की तरफ आ रही हुई, तो मैं झांसी की तरफ चला गया। फिर मैं वहाँ से उतरा, बीच में वापस आया, मैं गई तो छूट गई पंजाब में। फिर अगले दिन फिर रिजर्वेशन कराया, फिर पंजाब मेल में बैठा। फिर मैं पंजाब मेल में बैठ के जब मैं बम्बई पहुँचा तो मैं वीटी पे बैठा रहा, क्योंकि बम्बई स्टेशन ही नहीं आया कोई।
मुंबई लिखा। तो मैं कब आएगा, ये तो ट्रेन ही आगे नहीं बढ़ रही, तो झाड़ू लगने लगा यहाँ तो। तो फिर पता लगा कि यही है मुंबई। तो मैं इस जो है इनोसेंट, बहुत इतनी नाइविटी, बहुत मतलब चले गए थे। फिर वहाँ चरनी रोड पे एक रूम लिया 50 रुपए का, जिसमें बेड के नीचे सूटकेस रखो, ऊपर सो जाओ। तो ऐसे कुछ 10 दिन वहाँ रहा चरनी रोड पे, डर के मारे कहीं नहीं गया। नहीं तो क्या सोच के गए थे कि मैं करने क्या जा रहा हूँ? थिएटर, फिल्म, सीरियल, कुछ भी। अच्छा। तो बहुत यंग था मैं, तो मुझे फिर वहाँ पे एक आर्ट डायरेक्टर है मनीष करके, तो उसने बोरीवली बुला लिया, फिर उसने 3 लोगों के साथ मुझे रख दिया। तो फिर मैं उन्हीं के साथ रहा, अपने थिएटर के सदानंद पाटिल, संजय पांडे, तो हम तीनों साथ रहे। चौल में हाँ, मतलब एक छोटा सा फ्लैट था। 1500 रुपये किराया था, 500 तीनों देते थे, और चावल उबाल के खाते थे लाल मिर्ची डाल के, तो स्वाद लगता था बहुत। तब मुझे पता लगा दुबे जी हैं, सत्यदेव दुबे, जो अद्भुत थिएटर करते हैं। अच्छा। उनके साथ कैसे भी जुड़ जाओ, क्योंकि अंत में मुझे लगा थिएटर ही मुझे मज़ा आता है। तो उनके साथ किस्मत से उनकी वर्कशॉप चल रही थी, मैंने वर्कशॉप में ज्वाइन किया, करता रहा। वो एक प्ले कर रहे थे इंशाल्लाह नाम का, उसमें उन्होंने सेलेक्ट कर लिया मुझे, वहाँ से थिएटर जीवन शुरू हुआ। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे या युवा जो जाते हैं वो मुंबई फिल्म का सोचकर ही जाते हैं कि फिल्मों में काम करना है। मैं भी गया था, फिर मैंने जजंतरम ममंतरम की और मैंने कुछ सीरियल्स किए, लेकिन आपको सच बताऊं मुझे कहीं मज़ा नहीं आया, क्योंकि या तो मैं तैयार नहीं था, मैं एज एन एक्टर अच्छा नहीं था, या मुझे कुछ लग रहा था कि ये ठीक नहीं है, तो मैंने छोड़ दी। मैंने कहा कि मुझे मज़ा सिर्फ स्टेज पे आता है। ये मैंने सुना था आपका जब, तो मुझे लगा क्या इसकी वजह हो सकती है कि पहली फिल्म जजंतरम ममंतरम किसी को मिल जाए, वहीं आपको कोई अच्छी फिल्म मिल जाती, आपको श्याम बेनेगल के साथ काम करने का मौका मिल जाता, महेश भट्ट मिल जाते। बट मैं उतना अच्छा शायद था नहीं एज एन एक्टर भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको नहीं मिला, इसका ये मतलब कहीं नहीं है कि उन लोगों ने नहीं काम दिया, आप भी तैयार नहीं थे। बट आप गए, ये सब स्ट्रगल किया? मतलब जब मैं दुबई के साथ काम कर रहा था तो महेश भट्ट से मिला था। अच्छा। जब मैं श्याम बेनेगल भी कोई फिल्म बना रहे थे, लेकिन उनकी फिल्मों में शायद मेरे लायक रोल नहीं था। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि जो चीज़ आपको नहीं मिलती है, शायद आप उसके लिए तैयार भी नहीं होते हो। मैं शायद उतना अच्छा एक्टर था भी नहीं। तो लेकिन जहाँ मुझे मज़ा आता था, अगर वो करने में अगर मज़ा आ रहा है और लोग उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और मुझे भी एक आनंद की प्राप्ति हो रही है, तो मैंने कहा मैं थिएटर करता हूँ, वो अच्छा लगा मुझे। लेकिन वो फिल्म और थोड़े बहुत सीरियल से थोड़ा पैसा तो आ गया होगा कि एटलीस्ट मुंबई में रहने लायक कि आगे नहीं, वो तब कौन पैसा देता है शुरू में, पहली फिल्मों में बिल्कुल ऐसा। मतलब हमने 2 साल शूटिंग किया और मुझे क्या बताऊँ 30,000 रुपये मिला है 2 साल में। अच्छा, उससे पहले आप जूनियर आर्टिस्ट का भी आपने कुछ समय जूनियर आर्टिस्ट में 3-4 फिल्मों में किया है मैंने। चैंपियन एक सनी देओल की फिल्म है, उसमें जूनियर आर्टिस्ट था। कहीं मिलता है आपका शॉट, दिखता ही देते हैं? चैंपियन में मैं दिख जाता हूँ, जबकि मुझे नहीं दिखना था। ऐसा ऑफिस में मैं जूनियर आर्टिस्ट था, मेरे को उस तरफ मुँह करके बैठना था, तो उसने कहा इधर ही बैठना, हिलना भी मत। मैंने कहा ठीक है, उधर शॉट चलता था। तो उतने में सनी देओल ने शायद बोला था यही है वो गुंडा, और मैंने ऐसे पलटा तो ऐसे बीच में से मैं कहीं किसी ने मुझे उसका फोटो भेजा, भैया ये तो आप ही दिख रहे हैं। मैंने कहा ये क्यों रिएक्ट किया मैंने, पता भी नहीं चलता किसी। लेकिन मैंने जूनियर आर्टिस्ट बहुत, जो मैंने न्यूयॉर्क में जाके जूनियर आर्टिस्ट किया है। अच्छा। हाँ, वहाँ बहुत पैसा मिला। मैं थिएटर करने गया था वहाँ पे, तो किसी ने मुझे बोला कि एक फिल्म है, जूनियर आर्टिस्ट बन जाओ, $100 मिलेंगे 4 घंटे के। मैंने कहा यार रोज़ ही दे दो यार ये काम तो मुझे। तो वहाँ भी किया। अरे हाँ, बट ठीक है, वो समय पैसे की बहुत ज़रूरत थी। फिर एक बार अचानक झटके में ये लगा कि ये काम में मज़ा नहीं आ रहा, मैं सिर्फ थिएटर करूँगा। और कितना लंबा ब्रेक ले लिया आप? 12 साल। 12 साल कैसे सर्वाइव किए? मुंबई जैसे शहर में अच्छे की हालत ख़राब हो जाती है। आज तक मुझे बात पता नहीं लगी। मैंने नाटक लिखे, नाटक किए, मेरे दोस्त लोग पैसा कमाते थे, वो प्रोड्यूस करते थे प्ले कहीं से, और बीच में मैं ऐसा CID का एक एपिसोड कर लेता, कोई बुला लेता था। अच्छा। कभी थोड़ा बहुत किचन चलाने के लिए करता था, लेकिन मुख्य रूप से मैं ट्रैवल करता था। दोस्तों ने बड़े अच्छी अच्छी जगह अपने अपने घर बनाए हुए हैं पहाड़ों पे, इधर उधर, वहाँ रहता था जाके, और लिखता था, घूमता था और थिएटर करता था। मैंने 12 साल और कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद कायपोचे जब की, तब मुझे लगा कि अरे तो कायपोचे आपकी कमबैक टाइप। मैं मानता हूँ कायपोचे मेरी पहली फिल्म। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने, सबने, दुनिया ने आपको पहचाना मुझे तभी। हाँ, क्योंकि मुझे करने में इतना मज़ा आया और मुझे लगा कि हाँ ये है, ये मुझे इस तरीके की एक्टिंग अच्छी लगती है, इस तरीके की परफॉर्मेंस है। तो इंडस्ट्री भी बहुत चेंज हो गई थी। सिंग साउंड आ गया था बहुत अच्छे से, लोग परफॉर्मेंस पे बहुत अच्छी गहरी बातें करने लगे थे। अब कोलैबोरेटिव एफर्ट वाली फिल्में बन रही थी कि सब मिलके एक फिल्म बनाते थे। मुझे लगा ये स्पेस बहुत अच्छा है। बट एक बात बताइए, जैसे आप अपने भी सारे रोल्स देखें कायपोचे से लेकर,
थोड़ा विलनिश कैरेक्टर, नेगेटिव या नेता, कहीं ना कहीं एक ही तरह के रोल में हमेशा आपको ढाल नहीं दिया जाता। जैसे दीपक डोबरियाल ने कहा कि जब वो तनु इट्स मनु हिट हो गई तो बोले हर कोई आता था कि वो हीरो के दोस्त बन जाओ। तो कई बार आपको अपने ही कई रोल सिमिलर नहीं लगते हैं कि मैंने किए ही नहीं है सिमिलर रोल। अगर आप देखिए, मैंने काय पोछे किए, उसके बाद मैंने वजीर की। वजीर एक मतलब काय पोछे हिंदू एक्सट्रीमिस्ट, ये मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट। फिर मैंने तुम्हारी सुलू की, वो तो बहुत डिफरेंट हो। लेकिन उसके लिए इसलिए मेरे को 2 साल घर पे बैठना पड़ा, मैंने एक भी काम नहीं किया। तो क्या होता है ना कि क्योंकि मेरे को वजीर और काय पोछे ही मिल रही थी। तो अगर आपको नहीं करना है तो आपको घर पे बैठना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा, आपको अच्छे ऑडिशन देने पड़ेंगे। तो मैंने तुम्हारी सुलू का ऑडिशन दिया, हमने कुछ 3 घंटे ऑडिशन दिया, 4 घंटे, तब जाके त्रिवेणी साहब ने कहा कि नहीं ये कर सकता है शायद। तो और मुझे वो रोल बहुत पसंद था, मैंने कहा ये करूँगा मैं, वो बहुत अच्छा निकल कर भी आया। हाँ, तो फिर उसके बाद भी आप देखें तो फिर उस तरीके के बहुत रोल आए, मैंने वो नहीं किया। मैंने कहा मैं कुछ और। ये होता है ना, ये आपको बस आपकी एक तरह की। हाँ, लेकिन आप में यू हैव टू वेट, पेशेंस। मतलब अगर आपको चीज़ें बदलनी है तो आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा। तुम या तो आप करते जाओ और पैसा कमाते जाओ, और या फिर आप बोलो कि नहीं मैं आएगा सही समय तो करूँगा दूसरा रोल। तो जब बीच में जब पैसा नहीं मिलता तो आप घर कैसे चलाते हैं? बहुत पैसा मिलता है एक्टर को। नहीं, जब बीच में आपने जब इज्जत पकड़ लेते काम नहीं करना। हाँ, मतलब क्योंकि मेरे खर्चे नहीं है बहुत, मैंने बाद में देखा है। मैं सिंपल लाइफ मैं कहाँ खर्चे हैं मेरे। मैं घर से बम्बई में घर से बाहर बहुत कम निकलता हूँ, 10:30 बजे रोज़ सो जाता हूँ, सुबह उठ के लिखता हूँ, उसमें एक लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है बस। और जब घूमता हूँ तो इतने दोस्तों के घर हैं, वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी एक रिजॉर्ट में रह रहा हूँ, रिजॉर्ट में ही रह रहा हूँ लेकिन दोस्त का रिजॉर्ट। तो वो खर्चे हैं। मुंबई में अपना घर है अब? मुंबई में अब अपना घर है, और मैंने सुना है शानदार गाड़ी है, बहुत आलीशान। अच्छी गाड़ी है क्योंकि मुंबई में सड़क पे ज़्यादा रहना पड़ता है ना, तो गाड़ी अच्छी होनी चाहिए। एक और चीज़ मैं नोटिस कर रही थी, जिस तरह के व्यक्ति आप हैं, जैसे आपकी छवि है, लेकिन जैसे आप रोल्स करते हैं, तुम्हारी सुलू छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो फिल्में हैं जैसे हॉरर, थ्रिलर, आज मैं सारी फिल्मोग्राफी देख रही थी क्योंकि OTT की बहुत कम फिल्में मैं देख पाती हूँ गालियों के चक्कर में कि इसमें भी गाली होगी, उसमें भी देख नहीं पाती। तो आज मैं सब पढ़ रही थी, तो ये हॉरर, ये थ्रिलर, ये ऐसे तो, और ज़्यादातर में आपका नेगेटिव कैरेक्टर। यू एंजॉय डूइंग नेगेटिव रोल? नहीं, शुरू में ही है, ज़्यादा नहीं है नेगेटिव। और दूसरा ये कहता है ना, जब थिएटर से आते हैं, इसमें आते हैं तो लोग इंटेंस रोल आपको ज़्यादा देना चाहते हैं, उनको लगता है कि ये थिएटर ये निकालेगा, इंटेंस रोल दो इसको। और हाँ, तो आपको उनके उससे गुजर के जाना पड़ता है। लेकिन रिसेंटली ऐसे मैंने अजीब दास्तान किया था, जिसकी बहुत तारीफ हुई थी शेफाली के साथ। वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर रोल था, और उसके बाद जितने भी मैंने काम किए वो बड़े पॉजिटिव से, या फिर ग्रे वाले शेड वाले काम मुझे बहुत पसंद आते हैं, तो वो कभी कभी वो मिल जाते हैं। लेकिन मैं काम तो कम ही करता हूँ, ज़्यादा तो काम करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ देखिए, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग, विद्या बालन, दिव्या दत्ता, ऋचा चड्ढा, प्रियंका चोपड़ा, माधुरी दीक्षित, शेफाली और राधिका आप्टे, अमेजिंग लाइनअप ऑफ विमेन को स्टार्स। आप इनसे क्या सीखते हैं? अपनी विमेन को स्टार्स से आप क्या सीखते हैं? मुझे लगता है कि हमारे यहाँ वैसे भी एक्ट्रेसेस ज़्यादा अच्छी अभिनेत्रियाँ हैं बनस्पत एक्टरों के। जैसे OTT पे महिलाएं की कितनी ज़्यादा आपको सीरीज़ मिल रही हैं। मतलब डेली क्राइम आप देख लीजिए, अद्भुत सीरीज़ है, सारी की सारी सीरीज़ आप सारी एक्ट्रेसेस की हैं और आ रही हैं। बट एक चीज़ तो लगती है ना कि अभी OTT आने के बाद बहुत सारे जो बहुत अच्छे एक्टर्स, जिनको बड़े पर्दे पे उतने मौके नहीं मिलते थे क्योंकि उस स्पेस को बहुत सो कॉल्ड सुपरस्टार्स ने घेरा हुआ है, OTT उनके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग बनकर आया। बहुत सारे ऐसे लोगों को काम मिल रहा है जो मुंबई आते हैं अच्छा काम करने के लिए लेकिन नहीं कर पाते। बहुत थैंक गॉड, है ना, थैंक गॉड। आई थिंक मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा ट्रेंड है जो परफॉर्मेंस का और एक्टिंग का जिसने नींव डाली है। जैसे जयदीप अलावत है, इतना अद्भुत परफॉर्मेंसेस करते हैं वो, मुझे उनकी काम देखने में बहुत मज़ा आता है। इरफान ने एक बहुत बड़ी नींव डाली है इस सब की, जिस तरीके की अलग किस्म की परफॉर्मेंसेस। मतलब आज लाइन ऑफ एक्टर्स हैं जो इरफान को मानते हैं कि गुरु, थैंक गॉड कि इस अलग तरीके की परफॉर्मेंस हो सकती है और की जा सकती है, और वो लोगों के दिलों को छूती है। तो अब आप लाइनअप देख लो, कितने सुंदर एक्टर आने लगे हैं, क्या प्यारी परफॉर्मेंसेस आप देखने को मिलती है। मतलब आप OTT में देखो कुछ परफॉर्मेंसेस तो दिल खुश हो जाता है। आप उन लोगों में से एक हैं जो अपने स्ट्रगल को भी शायद जिन्होंने एंजॉय किया होगा या आज जब बात करते होंगे तो हमेशा पॉजिटिवली, उसको भी ऐसे बहुत दुख से नहीं याद करेंगे कि, लेकिन फिर भी कोई एक एक्सपीरियंस कि मुंबई में कोई एक दिन जो
जो बहुत मुश्किलों भरा रहा, आज नहीं लगता होगा पीछे मुड़ के देखकर, लेकिन उस दिन लगा होगा कि मुश्किल है? बड़े सारे दिन हैं, लेकिन मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। ये मुझे मालूम था आप कहोगे। जैसे हमारा एक दोस्त था, तो हम 3 लोग रहते थे चौल में, अप्पा पाड़ा एक चौल थी, वहाँ रहते थे। तो हम 3 में से एक को काम मिलने लगा, अब नाम नहीं लूँगा, तो एक को काम मिलने लगा। हम 2 लोग बैठे रहते थे, वेट करते थे, क्योंकि पैसा किसी के पास नहीं था, 0 मनी। तो उसको 100 रुपये पर डे मिलता था आर्ट डायरेक्शन में असिस्ट करने का। तो वो सुबह 5 बजे जाता था और शाम को आ जाता था। अब हम दोनों वेट करते थे कि वो शाम को आए तो कुछ खाना पीना, एटलीस्ट सिगरेट तो लेके आए। तब हम सिगरेट बहुत पीते थे, तो उसमें सिगरेट आके सब फेंकता था। हम लोग 2 बच्चों की तरह थैंक यू भाई, थोड़ा सा एक दारू में मिल जाए। तो हम लोग वेट करते थे। तो मेरा जो दोस्त था उसने पकड़ा कि यार मैं देखता हूँ ये सुबह जब जाता है तो उसका ब्रश गीला रहता है। तो मैंने कहा हाँ, तो मुँह फेर के तो जाता ही होगा। कहता नहीं, उसमें पेस्ट की भी स्मेल आती है। हमारे पेस्ट के पैसे नहीं थे, तो हम लोग पेस्ट था ही नहीं हमारे पास किसी के पास। मैं नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। कहता भाई पेस्ट की स्मेल आती है। तो हमने क्या किया, उसकी सूटकेस तोड़ा और खोला, तो उसमें पेस्ट निकला और उसमें निकले 300 रुपये। मैंने कहा 300 रुपये पूरे रखे थे इसके पास और हम भूखे बैठे थे, पक्के दोस्त। तो वहाँ से जो है हमको बड़ा गुस्सा आया, तो हम लोगों ने नाता तोड़ लिया। तो हम दोनों अलग हो गए। सीरियस वाला नाता तोड़? सीरियस वाला ऐसा उस समय के लिए। हाँ। हम चले गए डोंबिवली। तो डोंबिवली में एक दोस्त का दोस्त की चाय की दुकान थी डोंबिवली स्टेशन के बाहर, और समोसे बेचता था। तो हम उसके पास गए। उसने वादा किया कि तुम अगर यहाँ आ गए तो तुम्हें पहले तो खिलाऊंगा समोसे, अच्छा, और पिलाऊंगा दारू, और दूंगा 1000। तो 1000 रुपये देने में उसने 3-4 दिन लगाए। हाँ। तो 1000 रुपये की इसलिए ज़रूरत थी कि हम सबको वापस जाना था, क्योंकि अब फिर से शुरू करना था। कि मैं होशंगाबाद वापस जाना चाहता था, वो सतना वापस जाना चाहता था, और फिर से शुरू करेंगे, क्योंकि इसने हमको धोखा दिया। तो फिर मैं वो वाले दिन मुझे याद है कि जब हम वो सारे जो उस दुकान में काम करते थे, वो एक हॉल में जाके सोते थे डोंबिवली में। तो वो जो फ्रिज के और टीवी के जो गत्ते होते हैं ना, उसको बिछा के सब सो रहे थे। तो रात में इतना पी लेते थे कि जब सुबह नींद खुलती तब समझ में आता था कि आप कहाँ सो रहे हो, किनके साथ, क्या हो रहा है आपके साथ के। मैंने कहा सुनो मेरे दोस्त, यहाँ से जल्दी निकलते हैं, क्योंकि ये वाला जीवन थोड़ा सा ज़्यादा टफ है। और आप इतने गरीबी से तो गए नहीं थे कि आपको उतने जीवन की वैसे आदत थोड़ी थी। हाँ नहीं, मतलब हमारे घर की हालत भी उतनी अच्छी नहीं थी कि मैं 2000 रुपये 1000 रुपये मंगा सकूँ। अच्छा। क्योंकि वो वाला ऐसा पीरियड आता है ना जब पूरे घर के ही खेल लगे हो रहे हैं। तो मेरे भाई का भी जॉब नहीं था, वो भी भटक रहा था बेचारा। मेरे फादर की वो जो क्या होता है ना, PF क्या होता है, वो सब नहीं मिला उनको। तो क्योंकि उनका ऑफिस ही ब्लास्ट से उड़ा दिया कश्मीर में, तो वहाँ पे उनको ये पूरे समय संघर्ष लग गया बताने का कि मैं ही जॉब करता था यहाँ, तो वो सब कहाँ से मिलेगा। तो क्या था ना कि सब एक साथ हो गया। लेकिन ठीक है, वो उसके बाद जब धीरे धीरे हम पैसा कमाने लगे, मेरा भाई, आप देखो कितना मज़ा आता है, उस पैसे की वैल्यू है, हमको पता है, उसकी वैल्यू पता है ना। कभी सर चढ़ के तो नहीं बोलता वो पैसा? आई होप बोले, मतलब कब बोलेगा, अभी नहीं बोलेगा। तो मैं तो चाहता हूँ मैं सर चढ़ के बोलूँ, पैसा भी सर चढ़ के बोले, मैं थोड़ा एटीट्यूड दिखाऊं, हाँ, गाड़ी से स्टाइल से उतरूं। मैं चाहता हूँ ये सब करना। हाँ, ऐसे क्यों नहीं है आप? मुझे हंसी आ जाती है। मुझे ना वो सब कोशिश भी करता हूँ, जबकि मुझे हंसी आ जाती है। थोड़ा ऐसे सेलिब्रिटी एटीट्यूड मैं चाहता हूँ। मैंने कई बार बोला इज्जत करो मेरी। एक्टर अच्छे हैं तो एक्टिंग तो कर ही सकते हैं ऐसे थोड़ा। मुझे हंसी आ जाती है जीवन में ये सब करने। चलिए, मैंने शुरू में कहा था एक्टिंग के जीवन का बहुत ही छोटा सा एक पहलू है, उस पर बहुत लंबी बात हो गई, 2 पहलुओं पे और पे बात करनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ सुनवाते हैं हम। कौल साहब शुक्रिया, पहले तो शुक्रिया इतने बेहतरीन कैरेक्टर्स देने के लिए, बेहतरीन नाटक देने के लिए, और एक अभिनेता के तौर पे जो मेरा इवॉल्व होना है उसमें अद्भुत योगदान आपका रहा है। और हम लोगों की जो बाइक ट्रिप्स हैं उसको लेखनी ने छीन लिया है आपको हमसे, पर वो अद्भुत है असल में। कमाल का लिख रहे हैं, कमाल का लिखते रहिए। और क्या कहूँ, so awkward, seriously, I am so awkward, आप ये बोल रहे हैं। love you बस वीडियो बता love you, love you। लेकिन मैं कुमुद भाई के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैंने इसीलिए सुनवाया आपको। हाँ, मतलब
आपको, हम दोनों ही एक प्ले में काम करते थे दुबे जी के बेकार की बकबके में, दोनों फ्रस्ट्रेटेड थे, एक साथ गुजर रहे थे कि कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ये भी और मैं भी। पता नहीं कैसे मैंने लिख लिया एक नाटक शक्कर के पास जाने, और इन्हीं के लिए लिखा। मैंने अपने सारे शुरू के जितने नाटक हैं कुमुद के लिए लिखे, लेकिन इनका जो कंट्रीब्यूशन है कुमुद भाई का, वो उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। पहले तो उन्होंने मुझे थिएटर में थिएटर कैसा होना चाहिए और कैसे बिहेव करना चाहिए थिएटर में, वो सिखाया। अच्छा। इनकी इतनी ज़्यादा थिएटर के प्रति ईमानदारी है, जो आज जो हमारे ग्रुप का है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो असल में सारे के सारे लोग कुमुद भाई जैसा बिहेव करते हैं थिएटर में। तो बेसिकली ये मूल है। तो अगर कुमुद भाई नहीं होते तो शायद हमारा थिएटर बहुत अलग किस्म का होता और ख़राब होता। और आज भी कुछ भी डाउट होता है, मेरे पास कुमुद भाई के अलावा कोई नंबर नहीं है जिसको मैं डायल करूँ। तो मेरे लिए ये, मतलब मैं सब लिख पाया क्योंकि ये एक्ट कर रहे थे। अगर ये एक्ट नहीं करते तो शायद इल्हाम जैसा प्ले लिख नहीं पाता मैं कभी। मैं बहुत सारे नाटक नहीं लिख पाता, मैं बहुत सारा काम नहीं कर पाता। तो इनके कारण हमारा थिएटर ग्रुप आज हमारा थिएटर ग्रुप है जैसा दिखता है। तो कुमुद भाई अरण्य है। अरण्य, आपके थिएटर ग्रुप का नाम अरण्य है? वो कुमुद भाई है। चलिए एक और बहुत प्यारा मैसेज सुनवाऊं। आप आई डोंट थिंक एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन वेल, मानव मुझे लगता है इज़ अ कंप्लीट पैकेज। जब किसी लड़की को या औरत को पूछते हैं कि व्हाट डू यू लुक फॉर इन अ मैन, तो हम लोग वो कुछ क्वालिटीज़ बताते होते हैं ना कि फॉर मी इट वुड बी वेरी हैंडसम, वेरी अट्रैक्टिव, वेरी इंटेलिजेंट, ऑल हार्ट एंड अ पोएट। और क्या चाहिए? सो आई थिंक मानव में वो सब ख़ास बातें हैं, वो ख़ासियत है। लिखते बहुत खूबसूरत हैं और उनकी आंखें बोलती हैं। मतलब वो इतना ही शब्दों का इस्तेमाल बातों में नहीं करते, अपनी राइटिंग्स में करते हैं ज़्यादा, एज़ फार एज़ आई कैन रीड हिम। लेकिन उनकी मुस्कुराहट और उनकी वो जो शर्माते हैं, ही हैज़ दिस वेरी शाई क्वालिटी अबाउट हिम व्हिच इज़ वेरी एंडियरिंग। ये सब तारीफ़ें करने का मैं चाय लूँगी। मानव के घर की चाय बहुत मज़ेदार, मानव के यहाँ पोहा बहुत मज़ेदार, और मानव की कंपनी। आई रियली लव दैट लिटिल स्पेस कि मुंबई में आकर भी एक इंसान ने अपनी एक ख़ास, मैं कहना चाहूँगी घोंसला, एक नेस्ट, एक बहुत प्यारी सी जगह उसने अपनी बनाई है मुंबई में। इट्स अ ब्यूटिफुल लिटिल प्लेस जहाँ आई रिमेंबर ही सेड कि मैं सुबह की चाय जो है मैं अपनी बालकनी में पीता हूँ, मैं चिड़िया देखता हूँ। ये आजकल नहीं सुनते आप ये सब चीज़ें, हम लोग इतनी भाग दौड़ में हैं। और यहाँ पर एक शख्स है जो ठहराव वाला है, जो रुकता है अपनी ज़िंदगी के हर मोमेंट को कैप्चर करने के लिए, उसे एब्जॉर्ब करने के लिए, उसे एंजॉय करने के लिए। एंड दैट्स मानव फॉर यू, जिसने अपनी जो अपना उसका आइडेंटिटी है उसे इतनी खूबसूरती से इस भाग दौड़ में संभाल के रखा है और उसे स्प्रेड भी कर रहा है अपनी राइटिंग्स के ज़रिए। And yes, I think he's an extremely attractive man, and why is he single? And just to say, Manav, a big tight hug to you and bests always. And जल्द मिलते हैं हमारी चाय और पोहा डियो है। मैं भी अगली बार आऊंगी तो चाय और पोहा लूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अरे कितना अच्छा है मैसेज, प्यारा मैसेज है। और मुझे बहुत है कि मैंने इनके साथ एक ही फिल्म की है अभी तक, और इतना मज़ा आया था उस फिल्म में, इतना अब इम्पोर्टेंट चीज़ पे आते हैं, लेखन पर। आप मानते हैं कि एक्टिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पहलू आपकी ज़िंदगी का लेखन है, राइटिंग? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि चूँकि लेखन, अभिनय ऐसा है कि अभिनय में आई हैव टू वेट, है ना। आप वेट कर रहे होते हो अपॉर्चुनिटी का, आप वेट करते हो फ़ोन कॉल का, आप वेट करते हो वैसी कहानी का। इन राइटिंग मैं अकेला हूँ और वो मेरे साथ संबंध है, तो मेरे पास ना उस पर बस है कि मैं लिख सकता हूँ, मैं घूम सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ। अभिनय पे मेरा बस नहीं है। अभिनय पे मैं वो करता हूँ जो मुझे मिलता है, जो कोई डायरेक्ट करता है, और उसमें से भी जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं मैं वो करता हूँ। लेकिन लेखन पे मेरा बस है, ये मेरे अधिकार में, तो मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ लेखन। और मैं अभिनय भी, क्योंकि मुझे ये सब परफॉर्मिंग आर्ट, डायरेक्ट करना भी परफॉर्मिंग आर्ट है। मैं सबको बिल्कुल एक जैसे नज़रिए से करता हूँ, क्योंकि मुझे अभिनय करने में एक थेरेप्यूटिक
अभिनय है, मतलब आप अभिनय करते हो उससे बड़ी थेरेपी नहीं है कोई। मैं बहुत पसंद करता हूँ अभिनय करना, इसलिए मैं कम भी करता हूँ। फिल्म्स का या ओटीटी का बहुत एक्टिंग भी थेरेपेटिक है। बहुत बहुत मज़ा। आपको पता नहीं है कि जब आप एक जेन्युइन सीन पूरे शिद्दत से करते हैं, सब लोग अगल बगल खड़े होते हैं और सब लोग पिन ड्रॉप साइलेंस में आपको देख रहे होते हैं, और उसको आप फिर रिपीट करते हैं और फिर देखते हैं, आप फिर रिपीट करते हैं और फिर देखते हैं। मतलब प्रिविलेज, थैंक गॉड मैं इस प्रोफेशन में हूँ और लोग मुझे काम देते हैं। इतना प्रिविलेज कितना है, बहुत बड़ा प्रिविलेज है। अब तो बहुत काम मिल रहा है, मतलब हाँ, सबको काम, जो अच्छा काम करेगा उसको काम मिलेगा। अब आई होप मैं ठीक काम करूँ तो मिलता रहेगा। मतलब डेट्स की परेशानी शुरू हो गई है क्या कि ओह डेट्स नहीं है मेरे पास? मैं इतना काम करता नहीं, क्योंकि मेरे को राइटिंग के लिए ब्रेक चाहिए होते हैं, मुझे ट्रैवलिंग के लिए ब्रेक चाहिए होते हैं। वैसे मैं पिछले बार 2 महीने मैंने बहुत काम किया, मैंने एक सीरीज़ की, 2 फिल्में शूट की, तो मैं 2 महीने के लिए स्कैंडिनेविया चला गया। फिर वहाँ मुझे लिखना था तो मैं लिखता रहा 2 महीने। लिखने का प्रोसेस मैं आपका समझना चाहता, हर किसी का अलग होता है, आपका प्रोसेस क्या होता है? कुछ थॉट्स मन में होते हैं, फिर उनको सोचते रहते हैं, फिर लिख डालते हैं, या पहले क्या शुरू कैसे होता है प्रोसेस आपका राइटिंग का? कोरा पन्ना और जो दिमाग में उस वक्त चल रहा है वो वाक्य जो आ गया वहीं से चालू हो जाती है बात। और मैं ना सोचता हूँ ना मैं डिक्टेट करता हूँ राइटिंग, मैं बहुत इंस्टिंक्टिव राइटर हूँ। तो पूरी उपन्यास लिख जाऊँगा, वो इंस्टिंक्ट पे लिखूँगा। पहला वाक्य दूसरे वाक्य डिक्टेट करेगा, एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ को डिक्टेट करेगा, पहला पन्ना दूसरे को, तीसरा पन्ना चौथे को। बट कहानियाँ क्या दिमाग में बहुत सारी भरी हुई हैं? अब पता लगता है जब मैं ख़त्म कर लेता हूँ कि ये सब भरा था मेरे दिमाग में। या अपने आसपास ढूंढते रहते हैं कहानियाँ, या हैं अंदर कि जैसे आपने कहा होशंगाबाद का कोई कैरेक्टर, या ऐसा हम हर इंसान के अंदर सब कुछ है। जैसे आप जब अभिनय करते हैं, आप विलन करते हैं, तो मैं थोड़ी कोई विलन की किसी एक विलन को पोर्ट्रे करता हूँ, मैंने कोई विलन नहीं लाइफ में देखा है। बट आप अपने भीतर का एक आदमी जो ये चाहता है कि समाज ऐसा हो या मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, बस वो चाहे हीरो हो चाहे वो विलन हो, इट डजंट मैटर। सो हमारे भीतर ही सब कुछ है, तो वो सारी कहानियाँ मेरे भीतर है। तो मैं जब पहले तो मैं जैसे मैं बतौर जैसे लड़कियों की कहानियाँ मैं कम लिखता था, क्योंकि मुझे लगता था पुरुष होके मेरा अधिकार नहीं है और शायद मैं समझ नहीं पाऊँगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैंने फिर टूटी हुई बिखरी हुई एक लेस्बियन स्टोरी है जो मैंने लिखी है कहानी, तो मैं लिख पाया क्योंकि मैं पढ़ता था बहुत, मैंने उस पर रिसर्च की बहुत, और मुझे लगा मैं लिख सकता हूँ। तो वो आपको बाद में पता लगता है कि आपके भीतर सब है, सब कुछ है, आपको बस उतना सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। एक टाइटल मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था, बहुत दूर कितना दूर होता है, ये है ना? ये तितली भी एक टाइटल है। बहुत सबकी अपनी कहानी है। बहुत मैं लंदन में ट्रेन में बैठा था और पेरिस जा रहा था, और मेरे यूरोप ट्रैवल की वो कहानी है। और मैं यूरोप में छोटे छोटे गाँव में रहा था। अच्छा। यूरोप पेरिस सिर्फ 4 दिन रहा था, बाकी सब छोटे गाँव में रहा था, और बिना अगला डेस्टिनेशन कहाँ होगा ये पता किए मैं कुछ महीना 1.5 महीना घूमा था। तो जब मैं ट्रेन में बैठा था और पेरिस की तरफ जा रहा था, तब मैंने पहली बार लैपटॉप खोला था और मैंने उसमें पहला वाक्य यही लिखा था, बहुत दूर कितना दूर होता है। मैं बहुत दूर हूँ पर ये कितना दूर है, इसलिए मैंने टाइटल भी वही रखा। तितली टाइटल इसलिए है क्योंकि नाया मारी एडिट एक डेनिश राइटर हैं जिनके बेटे की डेथ हुई थी, कार्ल, जो 25 साल के थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उनके ऊपर उन्होंने एक किताब लिखी थी, कार्ल्स बुक, जो मैंने कोविड में पढ़ी थी। अच्छा। मुझ पर इतना असर किया कि मेरे को उनका सपना आया और मैंने वो सपना लिखा, और किस्मत से मुझे कहीं से उनका ईमेल आईडी मिल गया। तो मैंने वो सपना उनको बताया कि मेरे को सपना आया आपकी किताब का, और मैं चाहता हूँ मैं इस सपने को लिखता रहूँ और आपसे एक दिन मिलूँ ताकि मैं किताब लिख सकूँ इस पूरी बात पर। तो उन्होंने बहुत समय बाद जवाब दिया कि जब तुमको बना का अहद ना हो बता देना। मैं कुछ 1.5 साल बाद कोपेनहेगन पहुँच गया और मैं उनको बोला मैं आ चुका हूँ, चलो मिलते हैं। फिर मैं 2 महीने रहा कोपेनहेगन और मैं उनसे हर संडे मिलता रहा। तो मैंने किताब लिखी तितली, क्योंकि जो उनका बेटा था कार्ल, उसकी कब्र पे तितली का निशान था, क्योंकि स्मॉल ब्रीफ बट ब्यूटीफुल लाइफ उनका ये कहना था। तो उनके लॉकेट तितली का था और तितली उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो बटरफ्लाई की सिग्निफिकेंस उनके लिए बहुत थी। तो इसलिए मैंने उस किताब का नाम तितली रखा। तो उनके बेटे के ऊपर है। तो मैं 2 महीने उनके साथ रहा और मेरे हिसाब से उन्होंने मृत्यु पे किताब लिखी है जो यूथ में सबसे ज़्यादा पॉपुलर किताब है। जब बात की पढ़नी पड़ेगी अब तो मुझे। तो ऐसे मैंने बहुत सारा लिखा हुआ है।
आपका टिपिकल रीडर प्रोफाइल क्या है, मतलब कौन पढ़ रहा है इस समय? आपको युवा ज़्यादा पढ़ रहे हैं? सारा जो अच्छा पढ़ते हैं वो मेरे को पढ़ रहे हैं, साफ बात। क्योंकि मुझे युवा इसलिए पढ़ते हैं, मेरे को शायद इसलिए भी पढ़ते हैं क्योंकि मेरे प्लेस बहुत किए हैं कॉलेज में सब लोगों ने, तो प्ले से ना उनको एक्सपोजर है मेरी राइटिंग का, और फिर जब वो और गहरा पढ़ना चाहते हैं तो किताबें उठाते हैं। तो मेरा यूथ बहुत जो है मुझे पढ़ता है। इंटेंस रीडिंग वाला शायद आपका रीडर है, या बहुत इंटेंस, क्योंकि आपको समझने के लिए बहुत इंटेंस। बट आपको यकीन नहीं होगा कि मेरे को कभी नहीं यकीन था कि तितली जैसी किताब जो मृत्यु पे ही लिखी गई है पूरी किताब, उसे युवा पढ़ेगा इतना। मुझे लगा था ये किताब कम लोग पढ़ेंगे, बट जितनी पढ़ी जाती है वो किताब और जितनी कोट की जाती है और जितना मैं बात करता हूँ उस किताब पर, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस इंटेंसिटी से इतना गहरा हर बार और गहरा लिखने की कोशिश करता हूँ। और लिखते समय रीडर दिमाग पर हावी तो नहीं होता लेखनी पर? नहीं, मैंने वो ऐसा लिखना सीखा ही नहीं, क्योंकि शुरू से ही मैं, जैसे मेरी स्टार्टिंग जो 3 कहानियाँ हैं, किताब हैं कहानियों की, वो मेरी 2002, 2001, 2000 की कहानियाँ हैं जो मेरे लैपटॉप पे 2015 तक पड़ी गई थी, और किसी को नहीं पता था मैं कहानियाँ लिखता हूँ, मैं सिर्फ नाटक लिखता था। तो मैंने उन्हें लिखा ही नहीं था पब्लिश करने के लिए। वो कुछ कहानियाँ मेरे एक दोस्त के पास चली गई क्योंकि मैंने ब्लॉग पे डाल दी थी अपने। उस दोस्त से पब्लिशर के पास गई, पब्लिशर ने पढ़ी, उसको कहा कि और हैं। मैंने कहा आधी तो ख़राब हो गई हैं क्योंकि फॉन्ट बदल गए, तो डब्बा हो गई, ओह माय गॉड, आधी बची हैं। तो वो मैंने भेज दी जितनी बची थी, तो 1-2 उन्होंने रिवाइव भी कर ली, तो वो जितनी थी सब छप गई। वो 2016 में पहली किताब छपी है, जबकि मैंने लिखा है 2001, 2002, 2000, 2005 ऐसी कहानियाँ। तो मैंने कभी छपी की ये कहानियाँ कोई पढ़ेगा इसलिए लिखी भी नहीं थी। तो मेरी स्कूलिंग शायद वो है कि मैं लिखता हूँ बहुत मज़े के लिए, मुझे लिखने में बहुत मज़ा आता है। ये छपे ना छपे अपने सुख के लिए। अभी कुछ लिख रहे हैं? बहुत लिख रहा हूँ। अभी मेरे 7 फोल्डर खुले हुए हैं मेरे लैपटॉप में, थोड़ा ये लिखता हूँ, थोड़ा ये लिखता हूँ। तो अभी जो पहाड़ों पर जा रहे हैं आप, वो शायद थोड़ा लिखूँगा कुछ। पहाड़ों से इतना प्यार क्यों है? आप पता नहीं, पहाड़ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब मैं पहाड़ पे जाके ना अचानक सब सही लगने लगता है। आज हम अचानक आराम से धूप सेकते लोग, चाय पीते लोग, किसी को कहीं जाने की जल्दी नहीं है, कोई कहीं नहीं पहुंचना चाहता है। हाँ, अद्भुत जीवन है। अब मैं आपके दूसरे लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट पर, देखिए दिव्या ने कितनी अच्छी बात कही, वाई आर यू स्टिल सिंगल। तो मैंने जितने इंटरव्यूज़ आपके सुन रही थी, सब जगह आपने कहा प्यार बहुत बार हुआ है, और एक बार होना भी नहीं चाहिए, बहुत बार होना चाहिए। तो क्या हर ब्रेकअप के बाद भी पहाड़ जाते हैं अपने दुख को बुलाने? नहीं, मैं कहता हूँ कि मैं ना, जैसे मैं आपकी तरह लकी नहीं, मतलब मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ हो जाए जीवन में कि एक साथी मिल जाए और फिर जो है वो साथ ऐसी जो है रफ ऊपड़ खावड़ ज़िंदगी साथ जीना चाहे, बट ऐसा होता नहीं। और अब शायद मैं उस उम्र पे हूँ कि अब साथी बोलते हैं कि इनके साथ दोस्ती ठीक है क्योंकि ये तो फिर भाग जाएंगे। और मैं सोता भी 10:30 बजे सो जाता हूँ, सुबह 4 बजे उठ के लिखता हूँ। बोरिंग लाइफ हो गई है, बड़ी बोरिंग लाइफ है। मतलब मेरा निजी जीवन बड़ा बोरिंग है, मेरे काम बहुत एक्साइटिंग। तो मुझे लगता है कि वो लोग काम देखना चाहते हैं और थोड़ी दोस्ती रखना चाहते हैं। प्रेम का एलिमेंट तो है आपके अंदर, बहुत ज्यादा है, भरा हुआ है। मेरे को प्रेम मिलता बहुत है, मेरे काम से मुझे बहुत प्रेम। तो क्या लगता है आप दे नहीं पाते? चलिए अभी काम की बात नहीं कर रहे, आप भटकाइए नहीं इधर से। तो आप ऑनेस्टली क्या आप प्रेम दे नहीं पाते? महिला, मतलब कोई, देखिए कोई आपकी जिंदगी में आती होगी, और मैं महिलाओं के बारे में एक चीज कह सकती हूँ कि वो नॉर्मली 80% वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या कमिटमेंट के लिए आती है। तो क्या आपको कमिटमेंट फोबिया है कि वो रिश्ता नहीं चलता? ये पता नहीं, शायद मुझे ऐसा लगता है जो अच्छी चीज़ है वो मेरे यहाँ से छूट जाएगी। डर है आपको? नहीं, डर भी नहीं है, ऐसा भी नहीं। मुझे मतलब इसके 2 पहलू हैं। एक तो यह है कि ऑफ कोर्स आई एम नॉट दैट लकी, लेकिन मुझे प्रेम बहुत मिला है। मैंने प्रेम को समझा भी है अपने लिखने में ही। और मुझे लगता है कि कुछ लोग होते हैं, जैसे मैं कई लोगों को देखता हूँ जो होते हैं, जो मुझे पता है कि ये अद्भुत शादीशुदा ज़िंदगी जिएगा, और या एक रिलेशनशिप में अद्भुत रहेगा, या ये दोनों गजब साथ रहेंगे, या ये बना है कि यार इसको प्रेम हो और ये निछावर कर दे। मैं इन सब में कुछ नहीं, मैं बहुत सेल्फिश आदमी हूँ। मैं अपने काम के लिए किसी भी हद तक चला जाता हूँ। मैं लेखन के, जैसे मैं कोपनहेगन चला गया 2 महीने के लिए, सिर्फ एक अदद राइटर से मिलने, और उनसे शायद वो मिलेंगी मुझसे, उन्होंने प्रॉमिस नहीं किया। अगर वो मिलेंगी तो किताब पूरी होगी या नहीं होगी, आधी किताबें रह जाएगी। लेकिन मैं ऐसी यात्राओं पे रहना चाहता हूँ। तो क्या होता है ना, ये बहुत सेल्फिश लाइफ है। इसमें मैं किसी को अपने साथ नहीं रखना चाहता कि
ऐसा नहीं है कि कोई नहीं रहे, ऐसा भी कहते हैं कि भाई ये कोई रह सकता है, लेकिन मुझे लगता है अगर वो नहीं रहना चाहे तो फिर वो अजीब है ना कि आपके चक्कर में कोई और दुखी है। मेरे चक्कर में कोई दुखी ना रहे, मेरे पगल से जो निकले उसके चेहरे पे स्माइल हो, इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं मैं कुछ दे सकता हूँ दुनिया में। हैव यू गॉन थ्रू हार्ट ब्रेक्स? ऑफ कोर्स, मतलब पहले कैसे उबरते हैं उससे? पहले तो क्या होता है ना कि जब हम छोटे टाउन से आते हैं तो एक अदृश्य वरमाला जेब में रहती है। कोई भी लड़की ने अच्छे से बात की, टन 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 टन, ऐसा ही लगता है कि यही है बस। तो ये तो बहुत किया है मैंने, और बड़े हार्ट ब्रेक, और हार्ट ब्रेक भी इतने प्रेडिक्टेबल, एक जैसा बिहेव करता हूँ हर हार्ट ब्रेक में मैं। तो मैंने ये सब से हम सब गुजरे हैं, मतलब ऐसा कौन नहीं गुजरा है कि कई बार मैंने लोगों का हार्ट ब्रेक किया है जिसके कारण मुझे बड़ा गिल्ट हुआ है कि कोई मेरे कारण रोया है, और कई बार मैं बहुत रोया हूँ कुछ लोगों के कारण। तो ये वही है, दोनों साइड चल रहा। लेकिन बाद में पता लगा कि मुझे असल में एक उम्र के बाद आपको लगता है कि असल मज़ा किस में आता है। असल मज़ा शेयर काम में आता है, जो आपको हमेशा बचा रहा होता है। आपका अच्छा काम, आपका और आपके काम से आपका जो संबंध है, अगर वो कमाल है तो मुझे लगता है दुनिया बड़ी खूबसूरत है। चलिए एक रैपिड फायर करना है, उससे पहले एक सवाल। आजकल क्या है ना, सोशल मीडिया पर मानव, अच्छा हाँ, सोशल मीडिया पर आप काफ़ी कम है। हाँ, मैं हूँ नहीं फेसबुक, शुरू में तो थे भी शायद फेसबुक पर, मैं एकदम मैंने रियलाइज़ किया कि आप छोड़ दिया। हाँ, बहुत, अरे बाबा, ना मैं हूँ, मेरे से नहीं होता। सोशल मीडिया का मैं इसलिए पूछ रही थी कि जब अभी जो एज चल रही ना, लेबल्स बहुत हैं। हम एक दूसरे पर भी चढ़ाते हैं और अपने ऊपर चढ़ाना पसंद भी करते हैं। फेमिनिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, वोक लिबरल, राइट विंग, लेफ्ट विंग, ये वो आपकी पॉलिटिकल ओपिनियन क्या है, आपकी हर चीज़। आप अपने आप को इनमें से किसी से भी कभी कनेक्टेड फील करते हैं कि किसी भी लेबल से, या कोई आपकी पॉलिटिकल ओपिनियंस, या आप कॉन्शियसली कहते हैं भाई मुझे ये सब डिस्कस नहीं करना कहीं? नहीं, मतलब जैसे मैं जब बम्बई आया था तो एक लड़की ने मुझसे पूछा था, जिसको मैं पसंद करता था, तुम्हारा सनसाइन क्या है? तब मुझे पहली बार पता लगा कुछ सनसाइन होता है, क्योंकि होशंगाबाद में रह के तो किसी ने नहीं पूछा था, और वहाँ तो राशियाँ भी नहीं आती थी ऐसी कि धनु राशि पढ़ लो, ये राशि पढ़ लो, तो ये सब था ही नहीं, रैंडम लाइफ जी रहे थे। तब मैंने याद कर लिया, मैंने पूछा भाई क्या है मेरा सनसाइन, मतलब पैदा कब हुआ है? मैं 19 दिसंबर। तो सजिटेरियस। तो मैंने रख लिया था, उससे क्या होता है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जब बोलता हूँ कि मैं सजिटेरियस हूँ तो लोगों के चेहरे का भाव बदल जाता है। अच्छा, सजिटेरियस, मुझे लगता है शायद इनको कुछ पता है जो मुझे नहीं पता है। तो मैं ऐसी सब चीज़ में हूँ कि मैं कह देता हूँ कि मैं ये हूँ, मैं कह देता हूँ वो हूँ, लोगों के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। कुछ भाव बदलते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैं कहता हूँ हाँ ये रख लेता हूँ। लेकिन कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फिक्शन अच्छा लगता है, मुझे ये फिक्शनल वर्ल्ड में मैं एक कैरेक्टर लगता हूँ। मैं बस आराम से चुपचाप जी के निकल जाना चाहता हूँ बिना सबूत छोड़े। तो मुझे नहीं चाहिए किसी भी तरीके की कोई भी आइडियोलॉजी, तो मैं बहुत ही सिंपल रहना चाहता हूँ। मैं कोई एंटरटेनमेंट लगता है, ये वर्ल्ड पूरा एंटरटेनमेंट है। माय गॉड, आई बिलीव नहीं करोगे, से रिलेटेड में आगे भी पॉइंट था। तो मुझे लगता है सब एंटरटेनमेंट है। मैं अपने आप को कितना एंटरटेन कर सकता हूँ, मेरा उससे अलावा कुछ इस दुनिया में मेरे को नहीं चाहिए। मैं एंटरटेन करना चाहता हूँ अपने आप को, क्योंकि मैं खुश रहूँगा तो मेरी माँ खुश रहेंगी, मेरे अगल बगल के लोग खुश रहेंगे। मैं दुखी रहा तो मैं किसी को जीने भी नहीं दूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं दुखी ना रहूँ, मैं खुश रहूँ, मैं एंटरटेन करूँ, मैं खुश रहता हूँ। मुझे लगता है इससे अच्छा कुछ है नहीं, बहुत एंटरटेनिंग दुनिया है। आजकल आइडियोलॉजी ने बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया फिल्म इंडस्ट्री को, सबको, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पूरा मैं बोलूँगी, बहुत बांट दिया है। आपको पता है कि कौन क्या है, किसकी क्या विचारधारा है, और आजकल हो ही जाता है पार्टीज में, सब जगह कहीं कोई बहस शुरू हो गई, कांग्रेस और बीजेपी और ये और वो मुद्दे शुरू हो गए। आप क्या करते हैं, मानव खोल क्या करते हैं? मैंने एक बार उत्तरांचल गया था और मैं ऐसा अलाव के सामने ठंड में बैठा था और सारे यंगस्टर्स बैठे थे। अब वो सब जो है एक तरीके की पार्टी को बिलोंग करते हैं, एक तरीके का आइडियल जो शायद मैं उतना एक्सट्रीम नहीं सोचता हूँ। मैं हमेशा ही लिबरल और जियो और जीने दो के अलावा, तो लेकिन उनका बड़े स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस थे, एकदम स्ट्रॉन्ग, यही गलत है, ये सही है, यही सही है। तो हम ड्रिंक कर रहे थे अलाव के सामने, तो मैंने बस एक ही बात बोली कि देखो मैं तुम्हारी एक बात नहीं मानता हूँ, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन भी बहुत सारी गलत है, क्योंकि तुमने किताबें नहीं पढ़ी हैं, तुमने शायद अपने फ़ोन का बहुत इस्तेमाल किया है, किताबें नहीं पढ़ी हैं, हर चीज़ पे किताब है, हर बात पे किताब है, तो शायद नहीं पढ़ी हैं। तो लेकिन मैं नहीं मानता तुम्हारी बात, और अगर मैं अपनी बात कहूँगा वो तुम बिल्कुल नहीं मानोगे। लेकिन आज की शाम हम सब एक साथ बैठ के शराब पी रहे हैं, ये मानते हो ना, खुश हो, इतना ही चाहिए।
कि हम सब अपने अपने ओपिनियन रखें, लेकिन साथ में बैठ के चाय पी सकें, शराब पी सकें। और क्योंकि मुझे लगता है क्यों तुम बदलो और क्यों मैं बदलूं, और लड़ना क्यों है? लड़ने नहीं, बात करो, बात करना चाहिए, बहुत मजा आता है बात करने में, क्योंकि लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर तुम कुछ अलग सोचते हो भाई कल को तुम भी बदलो। जैसे मैं आज जो शायद बात कर रहा हूँ कल वो नहीं कहूँ, कल मेरे ओपिनियन एकदम अलग हो, लेकिन मैं कल की बात पे आज आपसे क्यों लड़ लूँ, क्योंकि शायद आप भी बदलेंगी, मैं भी, हम तो कितना बदले हैं। पहले हम क्या सोचते थे, अब हम क्या सोचते हैं। जैसे मुझे याद है जब मैं बम्बई आया था तो एक लड़की ने सिगरेट जला दी, पृथ्वी में थिएटर में हम बैठे थे, सिगरेट जलाई, पी, मैं घर आया, मैं खुद सिगरेट पी रहा था, और सिगरेट पीते पीते हम 4 लौंडे बैठे और बहुत बुराई की उस लड़की की, क्या है यार सिगरेट जला लेते हैं सामने, सिगरेट पी रही थी यार सबके सामने, वो गुरुजी बैठे थे दुबे जी के सामने सिगरेट पी रही है, हम नहीं पीते हैं गुरु दुबे जी के सामने। अब मैं कितना बदल गया, अब मैं उस आदमी को बोलता हूँ कि जाओ उस महिला को ढूंढो और उससे माफ़ी मांगो। तो हम सब बदलेंगे, क्योंकि हम दुनिया में हम सेंसिटिव होते हैं, हमको पता है जितनी दुनिया देखेंगे हमको उतना समझ में आएगा हम क्या गलत है, तो उसके लिए आज नहीं लड़ लेंगे। बहुत खूबसूरत। चलिए एक जल्दी से रैपिड फायर कर लेते हैं। चलो। कश्मीर, होशंगाबाद, मुंबई, ऑर्डर ऑफ लव। ओह गॉड, आई थिंक होशंगाबाद, बिकॉज मैं बहुत समय से नहीं गया हूँ, कश्मीर बिकॉज मुंबई से तो मैं आया ही हूँ, और मुंबई क्योंकि अभी अभी आया हूँ। लेखन या एक्टिंग, अगर एक को प्रायोरिटाइज करना है? ऑलवेज एक्टिंग, बिकॉज मुझे पता है लिखता तो मैं हूँ। तो मतलब अगर अच्छा प्रोजेक्ट, कोई अच्छा असाइनमेंट आ रहा होगा तो लिखने को थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं। उस समय पढ़ता हूँ बहुत, अच्छा, तो मुझे बड़ा मजा आता है, उस समय स्कूलिंग है मेरी। थिएटर या फिल्म या ओटीटी? एक्टिंग, क्योंकि मैं कोई ऐसा फिल्म में जब एक्टिंग होती तो ऐसा नहीं, मैं अलग एक्टिंग नहीं करता हूँ, मैं वही एक्टिंग कर रहा होता हूँ। फेवरेट फूड, आपका मनपसंद खाना क्या है? दाल चावल से अच्छा दुनिया में कुछ बना ही नहीं है। कौन सी दाल? तुअर दाल। तुअर दाल। आप एक आइलैंड पर अकेले हैं, 2 चीज़ें ले जा सकते हैं, तो क्या होंगी वो 2 चीज़ें? एक अपना लैपटॉप और बहुत सारी कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी। फेवरेट टाइप ऑफ म्यूजिक जो सुनना पसंद करते? हर किस्म का धीमी गति का संगीत मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, किसी भी भाषा में हो मुझे चलता है। तो फिर बॉलीवुड पार्टी में तो आप जा ही नहीं सकते। हाँ, मतलब कुछ समय के लिए आप चले जाते हो, लेकिन यूं मेरे घर पे दिन भर संगीत चल रहा होता है धीमी गति का, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। कुछ भी हो सकता है, मतलब गजल, सूफी, मतलब फ्रेंच सॉन्ग्स भी मैं सुनता हूँ, मुझे बड़े मज़ा आता है फ्रेंच सॉन्ग सुनने में, गजल, सूफी, इंग्लिश, हिंदी, पर धीमी। किस कंटेम्प्रेरी एक्टर का काम आपको बहुत पसंद है अपने अलावा? नहीं, मैं तो अपना काम देखा ही नहीं आज तक। इस समय जो अच्छा काम कर रहे हैं, विजय वर्मा बहुत अच्छा कर रहे हैं, जयदीप अलावत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, के है, नवाज है, मनोज है, बड़े अच्छा काम करते हैं। जब ना लिख रहे होते हैं ना एक्टिंग कर रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं? यात्रा, कहीं ना कहीं। वो मुझे लिखना चाहिए था, जब यात्रा भी ना कर रहे होते हैं। हाँ, तो अधिकतर मैं बहुत समय जो है अपनी दीवारें ताकता पाया जाता हूँ, पढ़े हुए मुझे बड़ा मज़ा आता है दीवारें देखने में। हाँ, कमरे में पढ़े हुए दीवारें देख रहे हैं, आसमान देख रहे हैं, और उस फालतू पड़े हुए। अच्छा, इतना अद्भुत है। क्या बात। मुझे, मैं तो 2 घंटे फालतू पढ़ जाऊँ, मुझे गिल्ट हो जाती है कि मैंने समय बर्बाद कर दिया। नहीं, उसमें कहा कि समय बर्बादी है, यही हमारा ही तो समय कहाँ बर्बाद हो रहा है, और हम अच्छा करके भी बर्बाद ही कर रहे हैं, मतलब समय बर्बाद ऐसा ही है। लोगों की किस बात पर आपको गुस्सा आता है? अब ये मत कहिएगा गुस्सा नहीं आता, कभी तो आता ही होगा। बहुत आता है। तो किस बात पर सबसे ज्यादा आता है? किसी भी तरीके की ना, मुझे एक चीज़ नहीं बिल्कुल पसंद है कि प्रिटेंशन जो होता है ना, दिखावा। आप आके, जैसे बहुत सारे लोग हैं ना, जब मैं एक्टिंग कर रहा होता हूँ तो लोगों को पता लगता है ये तो लिखता भी है, अरे आपने किताब, तो पता सर्च करते हो, पता लगता है तो किताबें लिखी है उन्होंने। तो वो पहली बार, चाहे वो एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, या कोई भी, पहली बार आके यही बात बोलते हैं कि वैसे मैं भी एक नॉवेल लिखने के बारे में सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ। तो मुझे लगता है आप डायरेक्ट कंपटीशन क्यों ले लेते हैं ना, कि तूने लिखता है ना तो मैं भी लिख रहा हूँ। नहीं, तो मुझे लगता है देखो, मतलब वो क्यों नहीं है जो आप अपनी स्किन में है। मैं एक्टर खालिस एक्टर, मुझे अच्छा लगता है एक्टिंग करना। लेकिन अगर तुम टेनिस अच्छा खेलते हो तो मैं भी सोच रहा हूँ कि परसों से टेनिस ज्वाइन कर लूँ। क्यों, मतलब आप बैडमिंटन खेलो अगर आपको अच्छा लगता है तो, या तो वो मुझे लगता है हम लोगों में एक बड़ा एक वो है कि हम
किसी को जस्ट इस बात पे कि तू अच्छी चाय बनाता है, इस बात को अप्रिशिएट करने के बजाय मैं भी एक चाय बनाता हूँ, ये पी के देख, अरे पहले उसको अच्छी चाय बनाए, उसको अप्रिशिएट कर। क्या बात है। दिल या दिमाग? हमेशा दिल, दिमाग का तो क्या। फेवरेट को एक्ट्रेस? बहुत कठिन है। आई थिंक सभी, मैंने बहुत, आई फेल वेरी लकी इन लोगों के साथ काम करके, जितने भी लोग हैं। तो ये बहुत डिप्लोमेटिक हो गया। बहुत डिप्लोमेटिक हो गया ना। मतलब 100% मैं फेवरेट को, मतलब मुझे जो फेवरेट एक्टर अभी लगती हैं ऑफ कोर्स तब्बू हैं, जिनके साथ मैं डेस्परेटली काम करना चाहता हूँ। अच्छा, किया नहीं है ना, तो जिनके साथ किया है उनमें से ले लीजिए। बहुत ही ज़्यादा अद्भुत। विद्या हमेशा ही, विद्या वाला बहुत अच्छी। कोई सपना जो भी अधूरा है, जो करना है ना, या पाना है या करना है, कुछ भी? कुछ मतलब मैं चाहता हूँ मेरे पास एक ऐसा पासपोर्ट हो जो वीज़ा फ्री हो ना। कसम से मैं इतना घूमना चाहता हूँ, लेकिन ये ना वीज़ा की प्रोसेस बड़ी कठिन है। तो यूरोप में ना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इतना सही वीज़ा देते हैं और मैं कभी भी नहीं जा सकता हूँ। तो बस यही है कि काश वो पासपोर्ट ऐसा हो जाए कि भैया आपके लिए फ्री है। ये तब होगा चाहिए, सब सारे बॉर्डर्स खोल दिए जाएंगे। हाँ ठीक है, काफ़ी मुश्किल सपना है ये, मतलब पूरा होता दिख नहीं रहा है। मेरी लाइफ टाइम में तो मुश्किल लग रहा है। अपने जीवन का आखिरी वक्त आप कैसा देखना चाहते हैं? कभी सोचते ही होंगे, एक लेखक है कहानी की। गुलजार साहब ने लिखा है, वैसे ही देखना चाहता हूँ। गुलजार साहब ने लिखा है कि ऐसा जीऊँ कि लिखते लिखते स्याही ख़त्म हो जाए। तो बस मैं वैसा रहना चाहता हूँ। हल्के से स्याही ख़त्म हो गई, मैं चला गया। टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय, कभी ना मिलेंगे, थैंक यू सो मच। और आखिरी सवाल, लोग आपको कैसे याद रखें? क्या सोचा है, कैसा जी रहे हैं आपकी? हाउ शुड पीपल रिमेंबर यू? बिल्कुल याद ना रखें, जला दें, कुछ हो जाए, मरने के बाद मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप एक बात बताऊं, यही जवाब एग्जैक्टली विद्या का था जब मैंने उनसे पूछा था कि मैं जब हूं तब याद रख लो, चली जाऊंगी तो क्या याद? नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं। मेरे लिए दुनिया शट डाउन हो जाती है। आपको जो करना है उसके बाद जला दो, मेरा काम मत याद रखो, गालियाँ दे दो, डजंट मैटर टू मी। ऐसा जो दिख रहा है वही दुनिया है, आंख बंद काहे की दुनिया है। हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहेंगे, कुछ क्विक मैसेज? जियो और जीने दो, बहुत सुंदर लाइफ है। जितनी यात्रा करोगे उतना पता लगेगा दुनिया बहुत सुंदर है। जितने नए लोगों से मिलोगे तो पता लगेगा लोग इतने ज़्यादा अद्भुत हैं। तो घूमो और नए लोगों से मिलो और अपना होराइजन बढ़ाओ। थैंक यू सो मच। मैडम, मुझे लगता है कि हम लोग शायद 2 घंटे 3 घंटे भी और बातचीत कर सकते हैं, काफ़ी हो गई, लेकिन हाँ, आपको भी जाना है। बट इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। खाना अद्भुत था आपके घर का।